कर दीजिए स्टार्ट मैडम, हो गया। Good afternoon, students. Today, I will take your organizational behavior paper for the semester 6. Before that, let me introduce myself. My name is Simona Datta, and I have taken your human resource management paper in semester 5. And this semester, I will take your organizational behavior. I hope you all are well. Okay. Now, uh, before moving to the main content, let's just go through with the syllabus. I hope you have all taken the offline classes which held in the Keshapuram Center, but those who haven't able to take that classes, or those who want to revise, they can take the online classes too. So before starting with the content, let's just check with the syllabus. The organizational behavior consists of 5 units, starting from introduction, unit 1, where we will discuss about organizational behavior concepts. What is the basis of organizational behavior? What are its determinants, challenges, opportunities, and what contribute different subjects, different disciplines that contribute organizational behavior? We all studied in this first unit. ठीक है? इसके अलावा हम यूनिट 2 में क्या करेंगे? इंडिविजुअल बिहेवियर करेंगे, जिसमें हम पर्सनालिटी क्या होता है, एटीट्यूड क्या होता है, वैल्यूज क्या होता है, लर्निंग, उसके कंसेप्ट्स, डिफरेंट थ्योरिस्ट्स ने जो कंसेप्ट्स दिए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, परसेप्शंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हिच these we will cover in the unit 2. And unit 3, that is motivation and communication, जो कि सेमेस्टर 5 में ऑलमोस्ट आपका कवर था. ठीक है, मोटिवेशन क्या होता है, उसमें इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है, बेसिस क्या है मोटिवेशन का, इम्पोर्टेंस क्या है, कम्युनिकेशन क्या होता है, फीडबैक क्या होता है, ये सब आप सेमेस्टर 5 में पढ़ चुके हैं. ठीक है, अब इस ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में वी विल फर्स्ट ट्राई टू connect that human resource management with the organizational behavior. How these two subjects are interrelated or have some similarity with each other. This we will study in this unit 3. ठीक है, इसके अलावा आपने ये जोहरी विंडो, मोटिवेशनल प्रैक्टिसेस इन 5 प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशनल, ये सब आपने नहीं पढ़ा था, ये थोड़ा एड ऑन है which we will study in unit 3. Okay. Apart from this, we will in the unit 4 we will study about the group behavior and leadership. उसमें आपने लीडरशिप भी पढ़ा हुआ है कि लीडरशिप थ्योरीज क्या है, ट्रेड थ्योरीज क्या होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीडरशिप्स क्या होती है, इसके आपका एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था. सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स we will study in the unit 4. Okay. And in 5 we will study the dynamics of organizational behavior. What is the organizational change, what is the stress one person goes through with that it in an individual level or organizational level. ये सब हम conflicts, ये सब हम पढ़ेंगे unit 5 में. ठीक है. So जैसे कि आपको पता होगा, in the online classes we have 8 classes. I have 8 classes with you, and in the 8th class that having 2 hours. ठीक है, 2 घंटे का होगा क्लासेस, तो आपके वही 15-16 क्लासेस कवर हो जाते हैं. ठीक है, सो आज हम पढ़ेंगे यूनिट 1, दैट इज द इंट्रोडक्शन पार्ट. बिफोर मूविंग दैट, कुछ बुक्स मैं सजेस्ट करना चाहती हूँ अपार्ट फ्रॉम योर एसओएल स्टडी मटेरियल, जो कि आपकी वेबसाइट में है ऑलरेडी. इसके अलावा भी आप दूसरे ऑथर्स की बुक्स एक बार कर सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं. अगर इंडियन ऑथर की बात किया जाए तो टी.एन. छाबड़ा की बुक बहुत अच्छी है. ठीक है, उसमें इंडियन कंटेक्स्ट के ऊपर दिया हुआ है, इंडियन इंडस्ट्रीज के ऊपर दिया हुआ है. बहुत अच्छा, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा बुक है टी.एन. छाबड़ा, आप उसमें से पढ़ सकते हैं. इसके अलावा आप ए.के. सिंह के बुक से पढ़ सकते हैं, ए.के. सिंह एंड बी.पी. सिंह, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बाय एक्सेल बुक्स प्राइवेट लिमिटेड. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप इंटरनेशनल बुक्स पढ़ना चाहते हैं, देन द बेस्ट बुक इज रॉबिन्स, एस.टी. रॉबिन्स बुक्स. उसकी पीडीएफ बहुत इजीली अवेलेबल है इंटरनेट में. एक तो रॉबिन्स की बुक एंड एक एफ लूथन्स ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बाय मैकग्रॉ-हिल इंटरनेशनल एडिशंस. इसके आप कोई भी एडिशन ले लीजिए, लेटेस्ट एडिशन ना भी हो, 2-3 इयर्स पुरानी एडिशन हो,
that will be also good for you. So ये इंटरनेशनल ऑथर्स की बुक्स पढ़ने से क्या होता है कि अगर आप किसी टॉपिक को इन डेप्थ पढ़ना चाहते हैं, आपको अगर कोई टॉपिक पे बहुत ज़्यादा अभी आप 6 सेमेस्टर में है, इसके बाद आप में से बहुत लोग ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, राइट, टू वर्क टू अर्न ब्रेड एंड बटर फॉर देम, राइट, एंड कुछ लोग मास्टर्स करेंगे. सो फॉर आप सभी के लिए जो आप परस्यू कुछ और करना चाहते हैं थ्रू योर वर्क जॉब या फिर मास्टर्स करना चाहते हैं, सबके लिए ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक प्रैक्टिकल वे में बहुत इंपॉर्टेंट है. ये प्रैक्टिकली इसका एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या कल्चर है, उसमें कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं. बिहेवियरल साइंस, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को एक बिहेवियरल साइंस कहा जाता है. सो अगर आपको किसी टॉपिक पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, देन यू कैन गो थ्रू दीज इंटरनेशनल बुक्स. ठीक है, उसमें बहुत डिटेल में दिया गया है विद various examples, various case studies. So you can always follow these two books, H.T. Robbins and F. Newton's. ठीक है? And apart from that, in Unit 3, Unit 4 and Unit 5, in your syllabus book, it is written that you have to do the case studies from them. ठीक है? आपकी Unit 3 जो motivation वाला unit है, Unit 4 and Unit 5 जो changes वाला unit है, work culture and all conflicts, उसमें से आपके केस स्टडीज आने के पूरे चांसेस है. ठीक है, सो फॉर दैट यू कैन रेफर शेक्विन यू ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर या फिर के सिंह के जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर टेक्स्ट एंड केसेस, 3rd एडिशन बाय इंडिया पियर्सन. इनके बुक्स आप फॉलो कर सकते हैं या फिर अगर इसका पीडीएफ भी आपको अवेलेबल हो रहा है ऑनलाइन तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं. ठीक है, सो दीज आर द सजेस्टेड बुक्स. नाउ लेट्स कम टू द introduction part of this organizational behavior. In human resource management, some of you might have remember about that. What are the concepts of human resource management? Before that, one of the famous quote by Henry Ford is that you can take my factories, burn up my buildings, but give me my people and I will build the business right back again. यहाँ पर किसको इम्पोर्टेंस दिया गया है? पीपल को, राइट? दैट ह्यूमन बींग्स, जो हमारे वर्कर्स है, जो हमारे एम्प्लॉयज है ऑर्गेनाइजेशन में, दे आर द बिगेस्ट एंड ग्रेटेस्ट असेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, दिस ऑल वी हैव लर्न इन द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, राइट? Resource management क्या था? It's an art of procuring, developing, maintaining and a competent workforce to achieve the goals of an organization in an effective and efficient manner, right? कि हम किस तरीके से उनको procure कर रहे हैं through the recruitment, selection, and then we are developing, giving them training and development, and we are giving compensation, उनको maintain कर रहे हैं and making them a competent workforce, right? So human resource management is all about what? People in an organization to achieve the organization goals in effective and efficient manner, right? So organizational behavior क्या है? Organizational behavior is the study of human behavior in the organization. जो human element है in an organization, उसका जो हम पढ़ते हैं, उनके behavior को जो हम study करते हैं, that is called as organizational behavior. ठीक है? So organizational behavior is the study of human behavior in the organizational settings, the interface between human behavior and the organization itself. It's in an organization when we are studying the different human behavior, क्योंकि हर इंसान different है. यहाँ पर जितने स्टूडेंट्स हैं, इंक्लूडिंग मी, अगर एज अ टीचर, मैं सब हम डिफरेंट है, सबके ओपिनियंस डिफरेंट होंगे, सबके वैल्यूज डिफरेंट होंगे, सबके डेमोग्राफिक्स डिफरेंट होंगे, एज, जेंडर, सबके डिफरेंट है, राइट? सो एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट. सो डिफरेंट इंडिविजुअल्स के बिहेवियर सेटिंग एक कैलकुलेटेड, एक सिस्टमैटिक वे में कैसे हम उसको भापते हैं, समझते हैं, that all makes the organizational behavior. ठीक है? So in simple words, we can say that organizational behavior studies and predicts systematically such behaviors and suggests remedies for the same. Organizational behavior क्या करते हैं? It studies and predicts कि plan of action क्या होगा, अगर इस individual का behavior ऐसा है तो plan of action क्या होगा, इसको systematically समझना और रेमेडीज को
सजेस्ट करना, दैट ऑल इज द रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें एक एम्प्लॉय है फॉर एग्जाम्पल एक्स, ठीक है, एंड वो बहुत स्केप्टिकल है, एक नेगेटिव एटीट्यूड रखता है इन एन ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स ऑल हिज पीयर्स एंड सबऑर्डिनेट्स, ठीक है. सो ही विल परसीव ऑल द एक्ट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. अगर कुछ भी हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, कुछ भी चेंजेस लाया जा रहा है, तो क्योंकि वो एक नेगेटिव माइंडसेट रखता है, एक स्केप्टिकल पर्सन है, तो वो सोचेगा कि सब कुछ मेरे खराब की वजह से ही, मतलब मुझको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या फिर मेरा हानि करना चाहते हैं, इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशनल चेंज लाया गया है, ठीक है. इससे क्या होगा, एक बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. दैट पर्सन विल perceive the management in totally different way, right? So his negative and suspicious attitude will affect obviously his peers and subordinates, and this will lead to a poisoning and unproductive work culture in the organization. तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का क्या रोल है यहाँ पर? ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या करता है, वो अब स्टडी करेंगे कि इस ऐसे जो स्केप्टिकल नेगेटिव पर्सन है या फिर कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ पर्संस है जिनके माइंडसेट्स आर नॉट मैचिंग टू द मेजॉरिटी ऑफ पीपल, उनको कैसे एक मेन स्ट्रीम में लाया जा सकता है. उसके लिए बिहेवियर, उनके बिहेवियर को समझना एंड उनकी रेमेडीज को सजेस्ट करना, दैट इज ऑल ऑफ द एक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. ओके, सो नाउ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में दो वर्ड्स हैं, राइट? व्हाट? ऑर्गेनाइजेशन एंड बिहेवियर. तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन इज, हम सबको पता है, वी आर स्टडीइंग दिस फ्रॉम द क्लास 11th बिजनेस स्टडीज से, कि एक ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है. ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर टू मीट द कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. कुछ लोग एक साथ आकर एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए अगर काम कर रहे हैं, तो उसको हम एक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, बोथ ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन एलिमेंट होते हैं. रिसोर्सेस होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेस, यू नो, पीपल, एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेस क्या क्या होते हैं, लैंड एंड योर मशीनरी, ठीक है. ये सब नॉन ह्यूमन रिसोर्सेस है, ठीक है. टू दे कम टुगेदर टू अकम्प्लिश व्हाट? गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, राइट? So basically organizations क्या करते हैं, they create, they exist to create value. एक वैल्यू क्रिएट करते हैं, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के थ्रू वो वैल्यू क्रिएट करते हैं फॉर द सोसाइटी, फॉर द पीपल, फॉर द सोसाइटी एट अ लार्ज, ठीक है. अब ये हो गया ऑर्गेनाइजेशन. इन दैट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर द ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट इज क्लियर, राइट? सो नाउ नेक्स्ट, बिहेवियर क्या होता है? बिहेवियर, सबका बिहेवियर डिफरेंट होता है, ठीक है. बिहेवियर किसको कहते हैं? अगर हम डिफाइन करते हैं तो बिहेवियर इज refers to the range of actions and mannerisms. Range of action मतलब when a teacher is entering in the classroom, if you are a mannered child, if you are a mannered student, you will stand up and greet him or her, right? So that is your behavior towards your teacher, towards your professor. ठीक है, तो ये एक बिहेवियर है. सो बिहेवियर किसको कहते हैं? इट्स अ रेंज ऑफ एक्शंस एंड मैनरिज्म्स मेड बाय इंडिविजुअल्स और आर्टिफिशियल एंटिटीज. अब मैंने एग्जांपल दिया इंडिविजुअल्स का, ठीक है, कि आप एक टीचर आपके क्लासरूम में एंटर करती है, देन यू stand up and greet her or him. So that is your action, that is your manners towards that professor or teacher, and that is your behavior. लेकिन एक आर्टिफिशियल एंटिटी कैसे बिहेवियर शो करती है? बिहेवियर कैसे शो करती है? यू माइट बी वंडरिंग, राइट? सो एक कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल एंटिटी है ना. तो कंपनी अगर कोई एथिकल प्रैक्टिस कर रही है, कोई अडल्ट्रेशन नहीं कर रही है, जो प्रोडक्ट है वो सही क्वांटिटी में सही मिक्सचर के साथ अगर कंज्यूमर तक पहुंचा रही है, then that is also the behavior of the company, and that is, we are saying here, behavior made by an artificial entity, right, which are influenced by culture, attitudes, emotions, values, authority, genetics, etc. अब आपके behaviors
एवरी इंडिविजुअल के बिहेवियर्स डिफर करते हैं। क्यों? क्योंकि ड्यू टू देयर कल्चर, सबका कल्चर डिफरेंट है, ठीक है। जैसे कि कोई डिफरेंट कल्चर में डिफरेंट वेज में ग्रीटिंग किया जाता है, ठीक है। सिमिलरली सबकी इमोशन लेवल अलग है, ठीक है। सबके वैल्यूज डिफर है, सबके स्कूल वैल्यूज, सबके फैमिली वैल्यूज सबके डिफर करते हैं। किसी में अथॉरिटीज़म बहुत ज़्यादा है, कोई समझता है कि एवरीवन इज इक्वल। तो ये सारे जो कंसेप्ट्स हैं इससे इन्फ्लुएंस होता है बिहेवियर, ठीक है। सो वी कैन से दैट व्हाट वी कैन से बिहेवियर refers to a range of actions and mannerisms made by individuals or artificial entities which are influenced by culture, attitudes, emotions, values, authority, genetics, etc. एक इम्पॉर्टेंट मैं आपको सजेशन देना चाहती हूँ, टिप देना चाहती हूँ फॉर योर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इस बार आपका रिटर्न एग्जाम होने के पूरे चांसेस है, ठीक है। 99.9% चांसेस हो चुके हैं आफ्टर द न्यू नोटिफिकेशन। तो अब आपको बेसिकली आपको ये देखना है कि आप चीज़ों को कैसे समझते हैं, कैसे याद करते हैं फॉर योर एग्जाम, ठीक है। तो किसी भी कंसेप्ट को अगर आप उसको तोड़ कर अगर समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, एक तो पहली बात आप अटेंटिव रहेंगे टुवर्ड्स द होल क्लास, तो आपको ऑटोमेटिकली आपको याद रहेगा, ठीक है। एंड सेकेंडली आप चीज़ों को अगर तोड़ कर पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे मैं बिहेवियर के कंसेप्ट का ये डेफिनेशन सिंपली अगर लिख दिया जाता तो समझने में थोड़ा मुश्किल होता, लेकिन अगर हम तोड़ के एक एक चीज़ को समझेंगे तो दैट विल बी रिमेम्बर मोर इजीली, ठीक है। हम आते हैं अब होल कंसेप्ट में। ऑर्गेनाइजेशन हमने समझ लिया, बिहेवियर समझ लिया। व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर? Organizational behavior क्या है? It is a field of study that investigates the impact that individuals, groups and structure have on behavior within organizations. क्या है organizational behavior? एक field of study है that investigates the impact. वो एक ऐसा एक डिसिप्लिन है, एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा पॉइंट है, एक फील्ड ऑफ स्टडी है जो कि इन्वेस्टिगेट करता है कि क्या इम्पैक्ट होगा इंडिविजुअल, ग्रुप्स एंड स्ट्रक्चर में ऑन बिहेवियर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल बिहेवियर, ग्रुप बिहेवियर एंड स्ट्रक्चरल बिहेवियर से ऑर्गेनाइजेशन पर क्या इम्पैक्ट होता है उसको स्टडी करते हैं इन द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर विद द पर्पस क्या है? टू इम्प्रूव द ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, ऑर्गेनाइजेशनल की जो इफेक्टिवनेस है, एफिशिएंसी है, उसको इंक्रीज करना बाय अप्लाइंग द लर्न्ड नॉलेज। लर्न्ड नॉलेज मतलब जो एक कंसेप्ट पहले ही प्रूवन है, ठीक है, उस कंसेप्ट को, लर्न्ड नॉलेज को अप्लाई करने टू फुलफिल द पर्पस ऑफ इम्प्रूविंग द ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस for the individual behavior, group behavior, structural behavior within the organization is known as organizational behavior. Okay? अब ये जो रॉबिन्स के जो वो डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स, ये आप मास्टर्स में भी जब जाएंगे या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने बैठेंगे, अगर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर उसमें एक सब्जेक्ट है, देन दिस definition is a key of everything. ठीक है, अगर एग्जामिनेशन में भी आप यही डेफिनेशन याद कर रहे हैं, समझ रहे हैं और उसके कंटेंट को समझ पा रहे हैं, then all the organizational behavior will be very easy for you. ठीक है, तो रॉबिन्स ने क्या कहा है? रॉबिन्स ने कहा है organizational behavior is a field of study. ठीक है, field of study क्यों? It means that it is a distinct area of expertise with a common body of knowledge. एक डिफरेंट एक्सपर्टीज है, डिफरेंट डिस्टिंक्टिव एरिया है, एक डिफरेंट सब्जेक्ट है ऑफ एक्सपर्टीज विद अ कॉमन बॉडी ऑफ नॉलेज, जहाँ पर एक नॉलेज है, जहाँ पर डिफरेंट डिसिप्लिन्स ने अपने डिफरेंट नॉलेजेस प्रोवाइड किए इन द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ठीक है, दैट इन्वेस्टिगेट्स द इम्पैक्ट दैट इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स एंड स्ट्रक्चर हैव ऑन द बिहेवियर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो मेन कंपोनेंट्स है एक ऑर्गेनाइजेशन के, वो क्या होता है इन एन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज इंडिविजुअल, ग्रुप्स एंड स्ट्रक्चर, एंड जो इनका बिहेवियर है इन द विद इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पर्पस ऑफ अप्लाइंग सच नॉलेज टुवर्ड्स इंप्रूविंग द ऑर्गेनाइजेशंस इफेक्टिवनेस। ठीक है, अब इसको इस वे में लिखने में और इस वे में लिखने में कौन से वे में आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आया और याद हुआ?
इस वे में, क्योंकि इसमें एक एक वर्ड को तोड़ तोड़ के बोला गया है। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन दोनों टाइप से लिखा है ताकि आपको समझ में आए क्या डिफरेंस है, ठीक है। सो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है? एक फील्ड ऑफ स्टडी है दैट इन्वेस्टिगेट्स। फील्ड ऑफ स्टडी क्यों है? क्योंकि ये एक डिस्टिंक्टिव एरिया है, ठीक है। क्या स्टडी करता है? ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करता है। क्या क्या है डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर? दीज आर इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स एंड स्ट्रक्चर्स एंड हैव, जो इनका जो बिहेवियर है वो ऑर्गेनाइजेशन में है, किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है, दैट वी विल स्टडी इन द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ओके। And according to Davis and Newstrom, organizational behavior is the study and application of knowledge, how people act or behave within the organization. Davis and Newstrom ने organizational behavior को कैसे define किया है कि ये एक study है and as well as it is an application of the knowledge कि कैसे लोग within an organization behave करते हैं, ठीक है। So, इसको हम क्या कह सकते हैं? इट्स अ ह्यूमन टूल फॉर ह्यूमन बेनिफिट, ओके। इट्स अ ह्यूमन टूल फॉर ह्यूमन बेनिफिट। बहुत जगह पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ जाता है कि इट इज व्हाट इज अ ह्यूमन टूल फॉर ह्यूमन बेनिफिट एंड देन वी गेट डिफरेंट ऑप्शंस। या फिर आपकी जो मास्टर 6 सेमेस्टर के जो एग्जाम है उसमें भी ये आ सकता है कि इट इज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज अ ह्यूमन टूल फॉर ह्यूमन बेनिफिट, एक्सप्लेन और इलैबोरेट, ठीक है। देन यू हैव टू tell about organizational behavior, its characteristics, its determinants, and these kind of definitions by Robbins or Davis and Newstrom. Okay? So it applies broadly on the behavior of people in all types of organizations such as business, government, schools, and service organizations. You all know that there are different kinds of organizations like business organizations, governmental organizations, schools, colleges, service organizations, organizations that render services, we all know that kind of. तो ये सारे organization के लिए applicable है organizational behavior, ठीक है। It helps people structure technology and external environment blend together into an effective operative system. एक effective operative system create करने के लिए organizational behavior को पढ़ना बहुत important है, ठीक है। Till that, you have any doubt, then put it in the chat box, right? So, इसको एक systematic study of behavior कहा जाता है। Organizational behavior तो सबके different होते हैं, ठीक है। हम एक perceive कर सकते हैं, हम एक सोच सकते हैं कि इसका behavior ऐसा है, तो might be he or she is good or bad. For example, मैं क्लास में जाती हूँ और आप में से सब मुझे ग्रीट करते हैं एक्सेप्ट 1 or 2 चाइल्ड, ठीक है। तो एज अ टीचर आई विल थिंक दैट ही और शी माइट बी वेरी एरोगेंट, ठीक है। या फिर मेरे बाद कोई नेक्स्ट टीचर आई और उन्होंने भी सोचा कि उनके साथ भी सेम सिचुएशन हुआ, तो उन्होंने सोचा कि उनके फैमिली में कोई प्रॉब्लम होगा या फिर उसके कुछ इम्पैक्ट हुआ होगा तभी उसने ऐसा बिहेवियर किया, ठीक है। सो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट कंक्लूजन टुवर्ड्स अ बिहेवियर, ठीक है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक कॉन्क्रीट थिंग है क्योंकि यहाँ पर सिस्टमैटिक स्टडी होता है। यहाँ पर कोई हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर थ्रू वेरियस रिसर्च टूल्स के थ्रू हमने एक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को समझने की कोशिश की है, उसी को रीजनेबली विद एक्यूरेट प्रेडिक्शंस के साथ हमने उस चीज को समझा है और उसका एक रेमेडी निकाला है, ठीक है। सो इट इज अ साइंटिफिक एविडेंस, ठीक है। द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ बिहेवियर इज अ मींस टू मेक रीजनेबल एक्यूरेट predictions. We are not doing the hit and trial method. We are finding the reasonable accurate predictions in the organizational behavior. When we use the term systematic study, we mean looking at relationships, attempting to or attribute causes and effects and basing our conclusion on scientific evidence that is on data gathered under controlled conditions and measured and interpreted in a reasonable rigorous manner. हम एक सिस्टमैटिक स्टडी कर रहे हैं इन द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर डिसिप्लिन थ्रू साइंटिफिक एविडेंस, जहाँ पर कॉजेस है, इफेक्ट्स है, हम अपनी कंक्लूजन को एक साइंटिफिकली प्रूव कर रहे हैं थ्रू वेरियस डाटा वी हैव गैदर्ड
जो साइकोलॉजिस्ट ने डाटा गैदर किया है, जो साइकोलॉजिकल टूल्स हमने अप्लाई किया है, इन सब के थ्रू एक हम सिस्टमैटिक स्टडी कर रहे हैं ऑफ द बिहेवियर इन दिस ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. ओके, लेट्स कम टू द स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के स्कोप भी पूछा जा सकता है, या फिर इसके एस्पेक्ट्स क्या है इस वे में भी पूछा जा सकता है, लेवल्स क्या है उसके वे में भी पूछा जा सकता है. तो यू कैन आस्क एनी काइंड ऑफ थिंग्स और इसका आंसर यही होगा. ठीक है, स्कोप हो, लेवल्स हो, एस्पेक्ट्स हो, इसके क्या है 3 लेवल्स और 3 एस्पेक्ट्स है. क्या है, इंडिविजुअल लेवल पर होता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल लेवल पे होता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के रूप में होता है. इंडिविजुअल्स क्या होता है, उसमें एक डिफरेंट इंडिविजुअल, एक डिफरेंट इंसान जिसके डिफरेंट पर्सनालिटी होती है, डिफरेंट परसेप्शन होता है, डिफरेंट एटीट्यूड होता है, वैल्यू, जॉब सेटिस्फैक्शन, लर्निंग एंड मोटिवेशन. किसी का स्केल ऑफ लर्निंग इज वेरी स्लो, किसी का मॉडरेट लेवल का लर्निंग होता है, किसी का बहुत फास्ट लर्निंग होता है. कोई किसी चीज को परसीव, किसी चीज को समझते हैं बहुत जल्दी समझते हैं या पॉजिटिव वे में समझते हैं, कोई इसको नेगेटिव वे में समझते हैं. किसी का एटीट्यूड बहुत श्रूड है, किसी का एटीट्यूड बहुत gentle है toward the other person. So different person have different personality, different values, different satisfaction level, different motivational level, different learning aspects. सब different subject, सबके different aspects है, ठीक है, हर एक individual को. So this individual is one of the aspect of organizational behavior. Okay, now next is group of individuals. Groups include aspects such as group dynamics, group conflicts, communication, leadership, power and politics. As an individual, as a human being, as a person, how you are inculcating in an group, how you are working as a team, how your group dynamics are, how you are behaving in your group, what are the group conflicts, how you are communicating in a group, what are the leadership skills you are possessing in your group, what are the power and politics scope और hierarchy क्या है आपके power and politics का, या फिर क्या ratio है, किसके पास ज़्यादा power है, किसके पास कम है. When you are working in a group, these all aspects come under the purview of groups of individuals. ठीक है, so हमारा पहला aspect और पहला level in an organization is individual. Next is group of individuals, and third but not the least is organization structure. Organization structure क्या होता है? The study of organization structure includes aspects such as formation of organizational structure, culture and change and development. आपका organizational structure कैसा है? Organizational structure आपको शायद याद होगा, it's a authority responsibility relationship. आपका hierarchy कैसा है? Functional hierarchy है कि नहीं? horizontal structure है, horizontal structure है या आपका divisional structure है, किस kind of organizational structure है, that is one of the aspect of the organizational behavior. ठीक है, आपके organization का culture क्या है? ठीक है, बहुत सारे multinational companies जो है, for example Amazon, उनका culture क्या है? You can wear anything you want to wear, or you can work anytime whenever you want to work. ठीक है, इस टाइप के कल्चर होते हैं. तो उनका क्या implications होते हैं for the organization, उनकी प्रोडक्टिविटी कैसी होती है, these all things we study in the organizational behavior. ठीक है, इसके अलावा अगर कोई ड्रास्टिक चेंज आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर कुछ एक अचानक जैसे भी कोविड-19 आ गया, इसकी वजह से पूरे ऑर्गेनाइजेशन सब ऑनलाइन में शिफ्ट हो गए, तो कितनी जल्दी ऑर्गेनाइजेशन उस चेंज को एक्सेप्ट कर पाया है, उस चीज को हम स्टडी करते हैं इन द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. ठीक है, इसके अलावा एक ऑर्गेनाइजेशन कितना ग्रो कर रहा है, कितना डेवलप कर रहा है, उसके पीपल, उसके इंडिविजुअल्स कितने डेवलप कर रहे हैं, these all come under the organization structure. क्योंकि एक स्ट्रक्चर पर ही डिपेंड करता है, में भी डिपेंड करता है कि कैसा एक अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप होगा, एज वेल एज एक ऑर्गेनाइजेशन का पूरा होल स्ट्रक्चर डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. ठीक है, these are the structure levels of the organizational behavior. We can do it through a pictorial chart, जहाँ पर एक पूरा whole organization है, where there is a group of individuals and then there is individuals. जो individuals है एक organization में, उसको हम कहते हैं micro level,
एंड देन ग्रुप को हम कहते हैं meso level, and then we set the organization as macro level. So it's micro, meso and macro level. Okay, individual is a micro, group is a meso, and organization is a macro level in the levels of organizational behavior. ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का इम्प्लीकेशंस क्या है दिस माइक्रो, मेसो एंड मैक्रो लेवल पर, या फिर हम कहें तो इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पर क्या इम्पैक्ट है, कैसे हम उसको समझ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड माई बॉस पर्सनैलिटी, मेरा जो सुपीरियर है उनकी पर्सनैलिटी कैसा है, सो आई वुड बी एग्जामिनिंग द इंडिविजुअल लेवल ऑफ एनालिसिस. जो इंडिविजुअल लेवल ऑफ एनालिसिस है, दैट इज द माइक्रो लेवल, उसको मैं स्टडी करूंगी. ठीक है, know about how my manager's personality affects my team. I am examining the things at the team level. ठीक है, अगर मैं ये देखना चाहती हूँ कि जो मैनेजर्स है उसकी जो पर्सनालिटी है वो मेरे जो टीम है उसको कैसे अफेक्ट कर रही है, तो आई विल स्टडी व्हाट टीम लेवल, दैट इज द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल लेवल. ठीक है, दैट इज मेसो लेवल. ओके, अगर मुझे अंडरस्टैंड करना है, मुझे समझना है कि ऑर्गेनाइजेशंस का कल्चर कैसे बॉस के बिहेवियर को अफेक्ट करता है, तो मैं किस पे इंटरेस्टेड होंगी, ऑब्वियसली इन एनालाइजिंग द ऑर्गेनाइजेशनल लेवल. ठीक है, दैट इज द मैक्रो लेवल. ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है, थोड़ा सा हल्का कंसेप्ट आ रहा है कि हम किस लेवल को स्टडी करेंगे किस कंसेप्ट के लिए, राइट. अगर हमें एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को हमें समझना है या उनके वैल्यूज, उनके एटीट्यूड्स को समझना है, तो हम एग्जामाइन करेंगे इंडिविजुअल लेवल ऑफ एनालिसिस. अगर हमें उस पर्सन का टीम पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके लिए हम क्या इसको स्टडी करेंगे, हम उसको इसके लिए हम करेंगे ग्रुप लेवल को, हम ग्रुप लेवल ऑफ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल लेवल को हम स्टडी करेंगे. और अगर हमें जानना है कि ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसे एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को अफेक्ट कर सकता है, then we will study the organizational level of analysis. Okay, is that clear? Before going to move forward, let me take your doubts if you have any. जो पढ़ाऊंगी इसको पीडीएफ, वन ऑफ यू लास्ट सेमेस्टर में जैसे अभिषेक पोदर करके थे, उन्होंने उसने मुझे व्हाट्सएप लिंक भेजा था इन द टीम्स ऐप. ऐसे अगर आप किसी ग्रुप का मुझे भेज देंगे, उसमें बाकी सब स्टूडेंट ऑब्वियसली एक्टिव नहीं होने चाहिए, म्यूट होने चाहिए, तो मैं उसमें पीडीएफ में शेयर कर दूंगी. ठीक है, आई एम नॉट अवेयर इज दीज बुक्स आर अवेलेबल इन हिंदी मीडियम और नॉट, एक बार आप चेक करके देख सकते हैं. गुड आफ्टरनून आशुतोष. गूगल ड्राइव, गूगल क्लासरूम में पॉसिबल नहीं हो पाएगा, व्हाट्सएप के थ्रू मैं प्रोवाइड करवा दूंगी आप लोगों को. बुक मैंने बता दिया, पीएन छाबड़ा इज वेरी गुड. ठीक है, मेरे हिसाब से, एंड इंटरनेशनल के हिसाब से रॉबिन्स का बुक भी बहुत बहुत अच्छा है. हेलो एवरीवन, आई हैव सजेस्टेड कन्वीन. यस, इफ यू हैव ऑप्टेड फॉर राइटिंग इन हिंदी, हाँ आप हिंदी में लिख सकते हो. हाँ, केशवपुरम में ऑफलाइन क्लासेस हो रहा था. इज माई वॉइस इज डिस्टर्बिंग? फिर मैं ऐसे ऐसे करके बात करती हूँ. सॉरी, गूगल ड्राइव और गूगल क्लासरूम में पॉसिबल नहीं हो पाएगा. Yes, I will definitely share every PPT. I will teach you in the class. लेकिन only after once I have taught you or I have explained you in the class, तभी मैं उस PPT को दूंगी. क्लास से पहले मैं PPT नहीं दूंगी. जैसे अगर यूनिट 1 खत्म हो जा रहा है, उसके बाद मैं यूनिट 1 पूरा आपको दे दूंगी. ठीक है, ओके. नेक्स्ट टाइम मैं हिंदी मीडियम का कोई राइटर है या नहीं, थोड़ा मैं सर्च करके आपको बता दूंगी.
स्लाइड अगर स्टक है तो प्लीज मुझे एक बार इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ओके, माइक्रो मेसो मैक्रो लेवल मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। ओके, आई थिंक सो बस ये माइक्रो मेसो लेवल पे ही आपको प्रॉब्लम है ना। एग्जाम्स कितने मार्क्स के होंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एट द एंड ऑफ द यूनिट 5, मैं सब कुछ बता दूंगी, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, बस क्लासेस अटेंड करते रहिए जब भी आपको दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं। हमारे आपके साथ नेक्स्ट क्लास मेरा वेडनेसडे को है, एंड इन दिस वीक वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे एट 3 to 5 PM, ओके। सब आपके स्टडी मटेरियल आपके वेबसाइट में अवेलेबल है। प्रिंटेड मटेरियल अभी आया नहीं है, मतलब प्रोसेस पर है, बट आपके सेम मटेरियल ऑनलाइन आपके पोर्टल पे अवेलेबल है, उस पर आप देख लीजिए। आकाश, प्लीज सेंड मी द लिंक आफ्टर द क्लास, टेलीग्राम की ग्रुप में, टेलीग्राम की पर्सनल उसमें आप मुझे लिंक भेज दीजिएगा, आई विल ज्वाइन देयर, ठीक है। एंड मेक श्योर कि ऑलमोस्ट सारी क्लासेस उसमें ज्वाइन है, या फिर आप उससे मेरी पीपीटीज दूसरे सारे बच्चों तक पहुंच रही है, ठीक है। I am not sure about this, Shakshi. You can talk to the head of the department, sir, or the management team or the technical team of the SL. अगर सेम दैट डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव लेना होता है तो देन यू हैव टू स्टडी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अर्लियर इन द 5th सेमेस्टर। अगर नहीं होता है देन यू कैन टेक एनी ऑफ द सब्जेक्ट एज ऑफ यू वांट, ठीक है। ठीक है, एज ऑफ नाउ इतना ही आपको ये मेसर्स में वो है, ठीक है। Let me explain you once again the scope of OB. Scope of OB क्या है? Scope of organizational behavior को हम levels of organizational behavior भी कहते हैं, या फिर हम इसको aspects of organizational behavior भी कहते हैं, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली 3 लेवल्स होते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशनल लेवल होता है, एक ग्रुप लेवल होता है, और एक इंडिविजुअल लेवल होता है, ठीक है। टू स्टडी द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ये 3 लेवल्स होते हैं, ठीक है। लेवल्स ऑफ स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। एक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मतलब बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ने के लिए 3 लेवल्स होते हैं, दैट इज इंडिविजुअल, ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशन। इंडिविजुअल लेवल मतलब माइक्रो लेवल, एक कंपैक्ट मतलब जो एक कंपैक्ट लेवल, एक स्मॉलर लेवल पे माइक्रो लेवल, इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन को माइक्रो लेवल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स लेवल, ठीक है। जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स है वो जब एक टीम फॉर्म करती है या फिर एक ग्रुप फॉर्म करती है, उनके जो डिफरेंट पर्सनालिटी है, उनके जो डिफरेंट एटीट्यूड्स है, लर्निंग स्किल्स है, एक्सेप्टेंस है, पावर है, पॉलिटिक्स है, उनको समझने के लिए वी हैव टू स्टडी द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल लेवल, दैट इज मेसो लेवल, ठीक है। इसको एक लेवल है दैट इज अ मेसो लेवल, ठीक है। और अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन को समझना है कि ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा है या फिर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर, उसके बिहेवियर पर, उसके एटीट्यूड पर, देन वी हैव टू स्टडी द ऑर्गेनाइजेशनल लेवल दैट इज कॉल्ड एज मैक्रो लेवल, ठीक है। सो दिस इज द लेवल एंड scope or the aspects of the organizational behavior, ठीक है। होप आपको समझ में आया है, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, एकदम फर्स्ट क्लास है, सो यू माइट नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये लेवल को कैसे पढ़ना है। इसका एग्जाम्पल मैंने बहुत अच्छी वे में दिया है, जैसे अगर आप किसी बॉस के पर्सनालिटी को समझना है या बॉस के बिहेवियर को समझना है
तो इंडिविजुअल लेवल ऑफ एनालिसिस करेंगे। अब ये इंडिविजुअल लेवल ऑफ एनालिसिस कैसे करेंगे, these we will study in the subsequent units, ठीक है। और बाकी हम अगर आप मास्टर्स करते हो तब आप समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर बस आपको ये समझना है कि 3 लेवल्स है, 3 लेवल्स में से किस लेवल के कौन सा लेवल क्या होता है और किस लेवल के एस्पेक्ट्स क्या क्या है। इंडिविजुअल लेवल के एस्पेक्ट्स क्या क्या है, पर्सनालिटी, परसेप्शन, एटीट्यूड्स, वैल्यूज, जॉब सेटिस्फैक्शन, लर्निंग एंड मोटिवेशन, ठीक है। सिमिलरली ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के एस्पेक्ट्स क्या है, एस्पेक्ट्स बोले या कंपोनेंट्स बोलिए, क्या क्या है, ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स, ग्रुप डायनामिक्स, डायनामिक्स मतलब कैसे ग्रुप रिलेशनशिप्स है, आपस में दो इंडिविजुअल का कैसा कम्युनिकेशन सिस्टम है, क्या लीडरशिप है उस ग्रुप में, कैसी लीडरशिप है, कौन सी लीडरशिप ट्रेट्स है, कौन सी अथॉरिटेरियन लीडरशिप है या डेमोक्रेटिक लीडरशिप है, किस टाइप की लीडरशिप है। इन सबको समझने के लिए वी हैव टू एनालाइज द मेसो लेवल, दैट इज ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल लेवल, ठीक है। बस आपको ये चीज समझना है, नॉट मोर देन दैट कि आप कैसे कर रहे हैं, वी विल डू दैट इन द सब्सिक्वेंट यूनिट्स, ठीक है। Let's move to the next part, that is the determinants of organizational behavior। एक organizational behavior के basically 3 determinants होते हैं, those are people, structure and technology, which we can represent this through this diagram, that is people, structure and technology, and इनको combine करते हैं through environment। मतलब environment में ही ये 3 चीजें पोजेस करते हैं। एनवायरनमेंट कैन बी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट, इसको हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। बिफोर दैट एक और चीज आप नोट कर लीजिए, टू बी एक अच्छा आंसर लिखने के लिए इन योर एग्जामिनेशन इन एनी थ्योरेटिकल पेपर, सबसे पहले हमेशा ये ट्राई कीजिएगा कि आप किसी एमिनेंट ऑथर का या एमिनेंट साइकोलॉजिस्ट हो या फिर एजुकेशनिस्ट हो, किसी के भी आप कोट कर रहे हैं फॉर द डेफिनेशन। जैसे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का आप डेफिनेशन लिख रहे हैं तो मेक श्योर कि आप अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स लिखकर इन्वर्टेड कॉमास में आप पूरा डेफिनेशन लिख रहे हैं, ठीक है। सेकेंडली, आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं, इफ दैट क्वेश्चन कैन बी दैट आंसर कैन बी रिटन थ्रू अ पिक्टोरियल डायग्राम, ठीक है, तो उसको इनकलकेट करने की बहुत कोशिश कीजिएगा, इससे मार्क्स आपके ही बढ़ेंगे, ठीक है। सो पिक्चर देने की कोशिश कीजिएगा या फिर कोई चार्ट के थ्रू, लाइक कोई स्ट्रक्चर है तो स्ट्रक्चर को, जैसे आपने डिटर्मिनेंट्स ऑफ ओ भी लिख दिया एंड यू ड्रॉ अ 3 लाइंस, ठीक है। यहाँ पर पीपल लिख दिया, यहाँ पर आपने स्ट्रक्चर लिख दिया, यहाँ पर टेक्नोलॉजी लिख दिया, तो आपने एक फ्लो चार्ट बना लिया। तो इस वे में देन यू आर राइटिंग योर थ्योरेटिकल थिंग, ठीक है, जैसे एज यूजुअल लिखते हैं वैसे लिखते हैं, लेकिन एक डायग्राम के थ्रू अगर आप करेंगे देन दैट विल बी फेच यू मोर मार्क्स, ठीक है। अब हम आते हैं कि क्या क्या डिटर्मिनेंट्स है ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। जैसे कि एक फर्स्ट है हमारा पीपल, people मतलब individuals, group of individuals, right? So an organization consists of people with different traits, personalities, skills, qualities, interests, background, beliefs, values and intelligence, okay? हर एक इंसान, हर एक individual, हर एक मनुष्य हर एक दूसरे मनुष्य से डिफर करता है in terms of its traits मतलब characteristics, ठीक है, उनकी personality, उनकी skills, उनकी qualities, उनकी interest towards whatever they have, right? उनके backgrounds, उनके demographics differ करते हैं, right? उनके beliefs differ करते हैं, उनके value system different होते हैं, उनका intelligence level differ होता है, उनका हर एक individual का intelligence quotient which is IQ is different, right? So ये सब चीजें differ करते हैं, ठीक है? So in order to maintain a healthy environment, all the employees should be treated equally and be judged according to their work and other aspects that affects the firm. So एक healthy environment बनाने के लिए ये different individuals है, जिसके different characteristics है, different personality है, different culture है, different intelligence level है, different values, beliefs, backgrounds, ये सब differ कर रहे हैं, right? So इनको एक work में, एक thread में बोने के लिए, एक थ्रेड में रखने के लिए
we have to maintain a healthy environment. कैसे कर सकते हैं? By treating them equally and judged according to their work. वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उनको जज करना चाहिए, ना कि उनके बैकग्राउंड, उनके बिलीव्स, उनकी इंटेलिजेंस लेवल्स, उनके उनकी कैरेक्टरिस्टिक, उनकी पर्सनालिटी को लेकर जज किया जाना चाहिए. ठीक है? Then only you can maintain a healthy environment in the organization. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है जो कि कैंपस प्लेसमेंट ट्रेनिंग्स को प्रोवाइड करती है. ठीक है? मतलब डिफरेंट कॉलेजेस में जाकर कैंपस प्लेसमेंट होता है. ठीक है? डिफरेंट स्टेट्स में जाकर, उड़ीसा में गए, हरियाणा में गए, अरुणाचल प्रदेश में गए, वेस्ट बंगाल में गए, जाकर डिफरेंट वैरायटी के लोगों को वो उन्होंने सिलेक्ट किया. ठीक है? रिक्रूट किया. And then they are giving them training. So these students or these employees who have come from different background and have different values, different beliefs, different skills have now joined the organization, right? So irrespective of these qualities, things, that background, beliefs, values, skills, उनको किस वे में जज करना चाहिए कि उनका काम कैसा है. So they should be examined only on the basis of their performance in the task assigned. जो भी इनको काम किया गया है उसमें उन्होंने कैसा काम किया है उसके बेसिस पे ही उनके परफॉर्मेंस को एग्जामाइन करना चाहिए. ठीक है? Now next another determinant is organizational structure. स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? एक लेआउट, एक डिजाइन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक अरेंजमेंट ऑफ रिलेशनशिप्स कि कौन सबऑर्डिनेट है, कौन सुपीरियर है, किसका क्या वर्क है, क्या स्ट्रैटेजीज है, अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशनल गोल. सो दैट इज द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी. Technology can be defined as the implementation of scientific knowledge for practical usage. आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में किस टाइप का टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, किस टाइप की टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, कैसा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, एंड their practical usage is known as that technology in the organization. Okay, so it also provides the resources required by the people that affect their work and task performance in right direction. टेक्नोलॉजी को आप अगर इनकलकेट कर रहे हैं इन ऑर्गेनाइजेशन, देन दैट विल गिव यू अ स्ट्रेट फोकस ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी. आपका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा, आपका प्रोडक्टिविटी एक बेटर वे में होगा, एक अच्छा डायरेक्शन मिलेगा for when you are using the technology or the latest technology or equipped technology in your organization. Okay? For example, introduction of software, data analytics, etc. determines individual and organizational performance. ठीक है? अगर आपने कोई न्यू सॉफ्टवेयर अगर आपने इंट्रोड्यूस किया है, जैसे सैप इंट्रोड्यूस कर दिया या फिर टैली इंट्रोड्यूस किया है, या फिर न्यू सॉफ्टवेयर, अगर कोई भी न्यू सॉफ्टवेयर आपने इंट्रोड्यूस किया है, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इंडिविजुअल पर, उनका वो कितना समझ पा रहे हैं, दैट लर्निंग एस्पेक्ट. ठीक है? या फिर ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस को वो कैसे ऑर्गेनाइजेशन में कैसे परफॉर्म कर पा रहे हैं. सो दैट डिटरमाइंस दैट इज वन ऑफ द डिटरमिनेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, दैट इज टेक्नोलॉजी. ठीक है? समझ में आया? ओके. नाउ इट इज नॉट द डिटरमिनेंट, एनवायरमेंट डिटरमिनेंट नहीं है, लेकिन एक कनेक्टिंग एस्पेक्ट है एनवायरमेंट. ठीक है? पिक्चर में जैसे स्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी के बीच में भी एनवायरमेंट है, पीपल एंड स्ट्रक्चर के बीच में भी एनवायरमेंट है, पीपल एंड टेक्नोलॉजी के बीच में भी एनवायरमेंट है. मतलब एनवायरमेंट इज ऑल देयर व्हेन यू आर ऑपरेटिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है? सो एनवायरमेंट जैसे कि आपको पता है, इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, इंटरनल एनवायरमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट. इंटरनल एनवायरमेंट में क्या क्या आते हैं? जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, जिस पर कंट्रोल हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि है इंडिविजुअल्स, बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉइज. ठीक है? एंड द एंटरप्राइजेस कैन इन्फ्लुएंस देयर एक्टिविटीज, देयर चॉइसेस, एंड दैट्स व्हाई दे आर टर्म्ड एज इंटरनल एनवायरमेंट. ठीक है? एक्सटर्नल एनवायरमेंट में क्या क्या आता है? पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स आते हैं, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स आते हैं, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स आते हैं, जिस पर ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल नहीं होता है. जैसे किसी पॉलिटिशियन ने किसी प्रोडक्ट पर बैन कर दिया है, एंड दैट प्रोडक्ट इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ योर मेन प्रोडक्ट, so not substitute as a key ingredient of your main product, then that will impact your production, that will impact your organization as a whole. So that is a external environment. ठीक है? So how environment is related to organizational behavior, how environment is one of the determinant of
Organizational behavior we will study here. All companies function within a given internal and external environment. हम सबको पता है कंपनी एक इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में फंक्शन कर रही है, ठीक है. इंटरनल एनवायरनमेंट कैन बी डिफाइंड एज द कंडीशंस, फैक्टर्स एंड एलिमेंट्स विदिन एन एंटरप्राइजेस दैट इन्फ्लुएंसेस द एक्टिविटीज, choices made by the firm and especially the behavior of employees. ठीक है. इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है? जो कंडीशंस, फैक्टर्स और एलिमेंट्स है एक एंटरप्राइजेस में जिसको एक ऑर्गेनाइजेशन इम्पैक्ट कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकती है टू चेंज, टू मेक चॉइसेस, or especially the behavior of the employees is an example of that is termed as the internal environment. And examples of internal environment are employee morale, cultural changes, financial changes or issues etc. ठीक है. While external environment क्या होता है? These are the outside factors that affect the company's ability to operate. ठीक है. So there can be changes in economy, कुछ fluctuations आ गए, कोई inflation आ गया, या फिर कोई पॉलिटिकल फैक्टर्स आ गए. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया बैन हो गया आपका की इंग्रेडिएंट, देन दैट विल इम्पैक्ट योर ऑर्गेनाइजेशन. सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. ठीक है. कम टू द डिसिप्लिन्स दैट कंट्रीब्यूट टू द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. कौन से डिसिप्लिन्स है, कौन से सब्जेक्ट्स है दैट बेसिकली इम्पैक्ट द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर वी विल स्टडी इन दिस टॉपिक. ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है? अप्लाइड बिहेवियरल साइंस है. अप्लाइड बिहेवियरल साइंस क्यों कहते हैं? क्योंकि दिस काइंड ऑफ सब्जेक्ट इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग. ठीक है. विद न्यूमरस एप्लीकेशन, बहुत सारे एप्लीकेशन से कंटिन्यूसली इवॉल्विंग फील्ड है ये. ठीक है. इट इन्वॉल्व्स अप्लाइंग बिहेवियरल प्रिंसिपल्स. जो बिहेवियरल प्रिंसिपल्स है उसको प्रैक्टिकल सेटिंग्स में अप्लाई करने को हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. इज that is why we are termed this as a applied behavioral science. Okay. So organizational behavior is an applied behavioral science built on contributions from a number of behavioral disciplines. Behavioral disciplines की combination contribution से एक organizational behavior create होता है, mainly from psychology, social psychology, sociology and anthropology. Psychology's contribution have mainly at the individual or micro level of analysis, while the other disciplines have contributed to our understanding of macro concepts such as group processes and organization. जो psychology है वो basically micro level of analysis that is individual level को ज़्यादा उसमें contribution करते हैं अपने चीज़ें, और जो बाकी हमारे जो subjects है like the disciplines and like sociology, anthropology, social psychology, these basically contribute towards the micro and meso level for such as group processes and the organization. ठीक है. So कैसे कौन से subject से क्या contribution हुआ है और उसका unit of analysis क्या है, we will study in this thing. Psychology से हम समझ क्या psychology ने क्या क्या contribute किया है? Learning, motivation, personality, emotions, perception, training, leadership effectiveness, job satisfaction, individual decision making, performance appraisal, attitude measurement, employee selection, work design, work stress, etc. ठीक है. अब हम इनमें से बहुत सारे टॉपिक्स हैं वो हम subsequent units में हम पढ़ेंगे. ठीक है. जैसे हम लर्निंग क्या होता है, उसके लर्निंग थ्योरीज क्या होते हैं, जो लर्निंग थ्योरिस्ट है उन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया है टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड क्या क्या उन्होंने बताया है फॉर द लर्निंग, वो हम पढ़ेंगे. मोटिवेशन क्या है वो आपको पता है ऑलरेडी, फिर भी हम वी विल स्टडी इन यूनिट 3. पर्सनालिटी क्या क्या होता है, इमोशंस क्या होता है, इमोशन इंटेलिजेंस, अब ये सब न्यू वर्ड्स जो है. परसेप्शन क्या होता है? बेसिकली परसेप्शन इज द एबिलिटी टू नोटिस और अंडरस्टैंड समथिंग. ठीक है. सो उसको हम परसेप्शन कहते हैं. और एटीट्यूड मेजरमेंट होता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल होते हैं. परफॉर्मेंस अप्रेजल यू नो दैट किसी परफॉर्मेंस को किस तरीके से हम इवैल्यूएट कर रहे हैं एंड देन वी आर अप्रेजिंग दैट इंडिविजुअल पर्सन. सो दिस काइंड ऑफ टॉपिक्स, दिस काइंड ऑफ contributions, this kind of subject सब टॉपिक्स आर पार्ट ऑफ साइकोलॉजी. ठीक है. और यूनिट ऑफ एनालिसिस क्या है? इंडिविजुअल. क्योंकि ये जो सारे ये जो टॉपिक्स है लर्निंग, मोटिवेशन, पर्सनालिटी, इमोशंस, परसेप्शन, ट्रेनिंग, leadership effectiveness, job satisfaction, attitude, employee selection, work design, work stress,
These all are only can be happen to a person or an individual. Okay, so these are that is why the system as unit of analysis क्या है इसका individual. ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट हमारे दूसरे बिहेवियरल साइंस डिफरेंट नेक्स्ट बिहेवियरल साइंस और नेक्स्ट डिसिप्लिन दैट इज सोशल साइकोलॉजी. सोशल साइकोलॉजी से हम क्या क्या कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं? we have the organizational behavior have taken the contribution of behavioral change, attitude change, communication, group processes, group decision making, communication, power, only these, sorry, behavioral change, attitude change, communication, group processes, group decision making. ये सब चीजें आई है सोशल साइकोलॉजी से. ठीक है, एंड दिस इम्पैक्ट द ग्रुप एंड द यूनिट ऑफ एनालिसिस इज ग्रुप. क्यों? ग्रुप डिसीजन मेकिंग ग्रुप में होगा, ग्रुप प्रोसेसेस ग्रुप में होगा, कम्युनिकेशंस इंडिविजुअल लेवल पर नहीं हो सकते क्योंकि आप अकेले तो अपने आप से बात नहीं कर रहे हैं ना, बात करने के लिए भी सामने कोई होना चाहिए, राइट? सो दैट इज कम्युनिकेट टू वे कम्युनिकेशन होता है, राइट? सो एंड फॉर कम्युनिकेशन इट इज नेसेसरी टू हैव अ टू पर्सन, टू इंडिविजुअल, तो इसको हम ग्रुप में डालते हैं. एंड एटीट्यूड चेंज इन एन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, यहाँ पर जो एटीट्यूड मेजरमेंट है दैट इज रिलेटेड टू द इंडिविजुअल. यहाँ पर एटीट्यूड किस प्रकार से चेंज हो रहा है व्हेन यू आर वर्किंग इन एन ग्रुप, इसको हम मेजर करते हैं in the organizational behavior, and this kind of topics have come from the social psychology. So this the unit of analysis क्या है इसमें? group है. Next comes sociology. Sociology ने क्या क्या contribute किया है? communication, power, conflict and intergroup behavior. अब ये जो things है these are come under the group unit of analysis, whereas in the sociology they have also contributed formal organization theory, organizational technology, organizational change, organizational culture, and these are and for these the unit of analysis is organization system, क्योंकि यहाँ पर organization के बारे में पढ़ा जा रहा है. So unit of analysis should be organization system, and where the contribution or the topics are related to the group, then the unit of analysis will be group. ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है? Next is anthropology. Anthropology is another behavioral science discipline where they have contributed comparative values, comparative attitudes, cross-cultural analysis, organizational culture, organizational environment, and power. For they have contributed these kind of topics in the organizational behavior. ठीक है, और इसमें से ये जो comparative values है, comparative attitudes है, cross-cultural analysis है, these are the part of group. Unit of analysis क्या होगा इसका? group. क्यों? क्योंकि आप comparative values आप किसी के साथ compare कर रहे हैं, so that can be in a group of individuals से. अकेले आप अपने आप को compare नहीं कर सकते हैं, right? So for that the unit of analysis should be a group. ठीक है, similarly comparative attitudes में भी आप किसी और के साथ आप compare कर रहे हैं, तो for that you require unit of analysis group. और सिमिलरली क्रॉस कल्चरल एनालिसिस मतलब क्रॉस कल्चरल किसी और के साथ आप अपने कल्चर का एस्पेक्ट्स को आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, एंड फॉर दैट यू आल्सो यू हैव टू डू द यूनिट ऑफ एनालिसिस एज ग्रुप. ठीक है, एंड एंथ्रोपोलॉजी में और कंट्रीब्यूशंस क्या दिया गया है? ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट, एंड दैट कम्स अंडर द यूनिट ऑफ एनालिसिस ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम. So all of these give the output of study of organizational behavior. इन सारे टॉपिक्स को मिलाकर एक organizational behavior as a discipline बनता है. ठीक है, is that clear? ठीक है, अब हम एक एक चीज को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि साइकोलॉजी क्या क्या होता है, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या क्या होता है. ठीक है, बिफोर दैट इन चारों के अलावा पॉलिटिकल साइंस ने भी एक बहुत एक ऐसा डिसिप्लिन है जिसने बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे कंट्रीब्यूशन किया है इन द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, एंड दैट इंक्लूड्स ऑर्गेनाइजेशनल पावर, ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट नेचर, significance of power, significance of participation, significance of opposition, significance of solution, significance of labor decisions, significance of bargaining, and receptivity to change.
सिग्निफिकेंस ऑफ बार्गेनिंग मतलब क्या होता है, अगर किसी लेबर यूनियन होते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन में, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है या फिर उनको लगता है कि हमारे साथ फेयर चीजें नहीं हो रही या फिर हमें फेयर वेजेस नहीं दिया जा रहा है, तो फॉर एग्जाम्पल दे डू अ बार्गेनिंग थिंग विद द ऑर्गेनाइजेशन कि आप हमारे सैलरी बढ़ाइए नहीं तो हम स्ट्राइक्स कर रहे हैं, एंड फॉर दैट एक इंटरमीडिएट आते हैं, उस चीज को सुलझाने की कोशिश करते हैं फ्रॉम द आउटसाइड. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स यू विल स्टडी इन द इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट. लेकिन ये जो पॉलिटिकल साइंस का जो पॉलिटिक्स है, पावर है, कॉन्फ्लिक्ट है, मैनेजमेंट नेचर है, दिस ऑल काइंड ऑफ टॉपिक्स हैव contributed for the organizational behavior through the discipline political science. ठीक है, और उसका यूनिट ऑफ एनालिसिस क्या है, ग्रुप. ओके, सो नाउ अब हम साइकोलॉजी को अच्छे से पढ़ते. साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी आपको सबको पता है, एक मानसिक विज्ञान को कहा जाता है. साइकोलॉजी सीक्स टू मेजर, एक्सप्लेन एंड समटाइम्स चेंज द बिहेवियर ऑफ ह्यूमंस. आप देखते हैं बहुत आजकल मेंटल हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हो चुका है. जैसे कि आपको अपना बॉडी, अपना हेल्थ मेंटेन करना चाहिए, वैसे आपको मेंटल हेल्थ को भी आप रेगुलेट करना चाहिए. सो फॉर दैट साइकोलॉजिस्ट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल. वो काउंसलिंग करते हैं, एंड फॉर दैट रीजन जो साइकोलॉजी है इज वन ऑफ द इंट्रिकल कॉन्ट्रीब्यूटर इन द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स, बिहेवियर ऑफ ह्यूमंस इन्वॉल्व है. यहाँ पर साइकोलॉजी का बहुत एक वाइटल इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि साइकोलॉजी सीक्स टू मेजर, एक्सप्लेन एंड समटाइम्स चेंज द ह्यूमन बिहेवियर्स, राइट? So those who have contributed and continue to add to the knowledge of OB are learning theorists, personality theorists, counseling psychologists and industrial organizational psychologists. ये जो लोग हैं ये day by day different theories के through, different research के through contribute करे जा रहे हैं for the organizational behavior. Industrial organizational psychologists study the problems of fatigue, boredom, and other working conditions that can impede efficient working performance. Organizational industrial psychologists क्या करते हैं? They study the problems of fatigue. अगर आप टायर्ड हो रहे हैं, जल्दी टायर्ड हो जा रहे हैं, आपकी कोई मेंटल स्ट्रेस तो नहीं है, या फिर आपको कुछ किसी सुपीरियर ने आपको बहुत दबा के रखते हैं, वो आपको फ्रीली ओपनली बात करने नहीं देते, कम्युनिकेट करने नहीं देते, उसके वजह से दैट इज हैम्परिंग योर परफॉर्मेंस और नॉट. दिस काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल थिंग इज ये सब चीजें कौन करते हैं? इस चीज को पता कौन करता है? इंडस्ट्रियल और इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट. ठीक है, their contributions have expanded to include learning, perception, personality, emotions, training, leadership effectiveness, needs and motivational courses, job satisfaction, decision-making processes, performance appraisals, attitude, measurement, employee selection techniques, work design, and job stress. So these all topics have been contributed by psychology to the organizational behavior. ठीक है, बस इतना ही समझना है कि कौन से टॉपिक्स साइकोलॉजी ने दिया है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को, और यूनिट ऑफ एनालिसिस क्या है. यूनिट ऑफ एनालिसिस इन सब का क्या है? ओनली इंडिविजुअल. ठीक है, दैट इज माइक्रो लेवल. ठीक है, बस यही चीजें हैं. आपको टॉपिक्स देखना है, कौन से टॉपिक्स है. लर्निंग है, परसेप्शन है, पर्सनालिटी है, जॉब सेटिस्फैक्शन है, परफॉर्मेंस अप्रेजल है, ये जो सारे मोटिवेशनल फैक्टर्स, ये जो सारे जो टॉपिक्स है, these have been contributed. किसने कंट्रीब्यूट किया है? साइकोलॉजी ने. किसको किया है? ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को किया है. और यूनिट ऑफ एनालिसिस क्या है? इंडिविजुअल लेवल है, दैट इज आल्सो नोन एज माइक्रो लेवल. ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट, दैट इज सोशल साइकोलॉजी. सोशल साइकोलॉजी क्या है? ये ब्रांच है साइकोलॉजी का, जो कि साइकोलॉजी प्लस सोशियोलॉजी दोनों को ब्लेंड करके इट्स फोकस ऑन द पीपल्स इन्फ्लुएंसेस ऑन वन अनदर. एक दूसरे का इन्फ्लुएंस क्या है एक दूसरे पर,
that is all about of in the discipline social psychology. ठीक है. One of the major study area in organizational behavior is change. हम यूनिट 5 में पढ़ेंगे about change. So change is how to implement it and how to reduce barriers to its acceptance. चेंज को कैसे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है ऑर्गेनाइजेशन में, कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और जो डिफरेंट बैरियर्स है उसको एक्सेप्ट करने के लिए उसको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है. वी डू दिस थ्रू द सोशल साइकोलॉजी. जो सोशल साइकोलॉजिस्ट है वो कंट्रीब्यूट करते हैं बाय मेजरिंग अंडरस्टैंडिंग एंड चेंजिंग एटीट्यूड्स. दे आइडेंटिफाई कम्युनिकेशन पैटर्न्स एंड बिल्डिंग ट्रस्ट. ठीक है. फॉर एग्जांपल एक चेंज लाया गया है, जैसे कोविड के वजह से सारे सिस्टम ऑफलाइन हुआ करता था, अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया था इन दैट 2 years. ठीक है. तो एक चेंज लाया गया है. अब जो एम्प्लॉइज है जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उन्होंने कैसे अडेप्ट किया उस चीज को. उसमें से कुछ एम्प्लॉइज ऐसे भी थे जिनकी एज बहुत ज्यादा थी एंड दैट्स व्हाई दे वर नॉट एबल टू बी सो मच टेक्नोलॉजिकल सैवी. ठीक है. वो इतने टेक सैवी नहीं थे, तो उनको इक्विपमेंट करने के लिए उसको समझने में भी बहुत मुश्किल हुआ. सेकेंडली ऐसे लोग भी थे उसमें जो कि फाइनेंशियली नॉट एबल फ्रॉम देयर फैमिली थे, तो उनके पास लैपटॉप्स या बेसिक अच्छे इंटरनेट हाई स्पीड इंटरनेट नहीं था. ठीक है. सो एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट वैरायटी ऑफ पीपल होते हैं जहाँ पर सबके डिफरेंट डेमोग्राफिक्स होते हैं, सबके डिफरेंट वैल्यूज होते हैं, पर्सनालिटी होते हैं, स्किल्स होते हैं. ठीक है. अब कोई चेंज अगर आता है ऑर्गेनाइजेशन में तो उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए. और अभी जो बैरियर्स है, ये सारे बैरियर्स है राइट. जो डिफरेंट पीपल, कोई फाइनेंशियली वेल नहीं है, किसी के पास लैपटॉप नहीं है, किसी के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं था, कोई टेक सेवी नहीं था. सो ये सारे बैरियर्स को कैसे एक्सेप्ट करवाना है एक बाय द एम्प्लॉयर्स टू द एम्प्लॉयज, एंड इस चेंज को कैसे इम्प्लीमेंट करना है इन द ऑर्गेनाइजेशन. दीज ऑल आर फ्रॉम द सोशल साइकोलॉजी. ठीक है. They have also made important contributions in organizational behavior to study of group behavior, power and conflict. Power, conflict, group behavior, these all have come from the social psychology. So social psychology mainly क्या आया था? We have studied that behavioral change, attitude change, communication, group processes, operations, and these are unit of analysis का क्या है? Group है. और ठीक है. So these are 5 things which have come from the social psychology. ठीक है. हमारा सोशियोलॉजी क्या है? वो स्टडी करते हैं ऑफ द पीपल इन रिलेशन टू देयर सोशल एनवायरनमेंट ऑफ कल्चर. एक इंसान, एक इंडिविजुअल, एक मनुष्य कैसे अपने सोशल एनवायरनमेंट को के प्रति कैसे रिएक्ट करते हैं, एक कल्चर के प्रति कैसे रिएक्ट करते हैं. दैट इज ऑल अबाउट द डिसिप्लिन सोशियोलॉजी. ठीक है. So, जैसे psychology focuses on individuals, but sociology studies people in relation to their social environment or culture. Sociologists have contributed to organizational behavior through their study of group behavior in organizations, particularly formal and complex organizations. जो सोशोलॉजिस्ट है उन्होंने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में कैसे कंट्रीब्यूट किया है? उनके स्टडीज के थ्रू, उनके रिसर्च के थ्रू ऑफ द ग्रुप बिहेवियर इन एन ऑर्गेनाइजेशन. एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप बिहेवियर कैसा होता है उसको स्टडी किया है बाय द सोशियोलॉजिस्ट. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आपको पता है जहाँ पर एक स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. ठीक है. उसको हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन करते हैं. स्ट्रक्चर एक पहले से लेड आउट होता है, सब कुछ एक systematic way में चलता है. That is formal organization. And what is complex organization? You might be know that, but फिर मैं एक और बार बोल रही हूँ. complex organization मतलब जहाँ पर different, जैसे एक ही organization है जिसके बहुत different जगह पर उसके वो branches है. For example, एक लॉस एंजल्स में है, एक ऑस्ट्रेलिया में है, एक बैंगलोर में है, एक ताइवान में है, एक नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया में है, एक टोक्यो में है, एक कनाडा में. सो डिफरेंट ब्रांचेस है. वहाँ पर डिफरेंट पीपल काम कर रहे हैं. वैरायटी ऑफ पीपल है, वैरायटी ऑफ स्किल्स है, बहुत सारे स्ट्रैटेजीज है, बहुत सारे प्रोसेसेस है. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर, दीज काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर टर्म्ड एज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है. सो
Perhaps most important, psychologists have studied organizational culture, formal organizational theory and structure, organizational technology, communications, power and conflict. ठीक है, तो सोशियोलॉजी के थ्रू हमको क्या क्या मिला है, वी रिवाइज इट वंस अगेन. सोशियोलॉजी के थ्रू हमें कम्युनिकेशन, पावर, कॉन्फ्लिक्ट, इंटरग्रुप बिहेवियर ये सब मिला है, एंड दैट यूनिट ऑफ एनालिसिस इज ग्रुप. Whereas सोशियोलॉजी के थ्रू हमें फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, ऑर्गेनाइजेशनल टेक्नोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर ये सब भी हमें प्राप्त हुआ है. ये सब हमें कंट्रीब्यूट किया गया है बाय सोशियोलॉजिस्ट, और फॉर देम द यूनिट ऑफ एनालिसिस इज व्हाट, ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम. Move to the next discipline, that is anthropology. Anthropology क्या है? एक study है of societies to learn about human beings and their activities. एक ह्यूमन बीइंग एक सोसाइटी में कैसे रहता है, उनकी एक्टिविटीज क्या है, ये these all are come under the purview of anthropology. Anthropologists work on cultures and environments has helped us to understand differences in fundamental values, attitudes and behavior between people in different countries and within different organizations. जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है उन्होंने ये स्टडी किया है कि ह्यूमन बींग्स कैसे अपने एक्टिविटीज के थ्रू डिफरेंट कल्चर्स में अडॉप्ट होते हैं, एनवायरनमेंट में रिएक्ट करते हैं, उनके फंडामेंटल वैल्यूज में क्या डिफरेंसेस है, एटीट्यूड्स में क्या डिफरेंसेस है, behavior towards other individual, other people or in different countries within different organization, ये सब स्टडी करते हैं through the anthropology. So much of our current understanding of organizational culture, organizational environment and differences among national cultures is a result of the work of anthropologists or those using their methods. So एंथ्रोपोलॉजी के थ्रू हमें क्या क्या टॉपिक्स मिला है, हमें पता चला है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट एंड नेशनल कल्चर्स. ठीक है, सो वंस अगेन वी रिवाइज इट. एंथ्रोपोलॉजी के थ्रू हमें कंपैरेटिव वैल्यूज में मिला है, कंपैरेटिव एटीट्यूड्स, क्रॉस कल्चर एनालिसिस, एंड दीज आर द पार्ट ऑफ ग्रुप यूनिट ऑफ एनालिसिस. एंड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट, पावर, दीज आर यूनिट ऑफ एनालिसिस आर ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम. ठीक है, इज दैट क्लियर? और इन सब के थ्रू हम क्या करते हैं, वी स्टडी द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. पॉलिटिकल साइंस का यू नो दैट पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ पावर एंड पॉलिटिक्स एज सोशल मैंडेट. ठीक है, और ग्रुप ऑफ एनालिसिस क्या होता है, ग्रुप. ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज. बिफोर दैट, इफ यू हैव एनी डाउट, लेट मी टेक दैट. थोड़ा बीच में ब्रेक ले लेकर डाउट्स क्लियर करते करते हम आगे बढ़ेंगे. अदरवाइज एक साथ डाउट्स क्रिएट हो जाता है, देन इट विल डिफिकल्ट टू टेक इट, राइट. एग्जाम आपके शायद जून में है, जून स्टार्टिंग में है. सो ये टेंटेटिव तो आ गया है और फाइनल भी आपका जल्दी आ ही जाएगा. So keep a check on that. Okay, अगर किसी ने ग्रुप फॉर्म नहीं किया होगा तो I will create a group and I will give it in the next class, in the this live class. Before starting the live class, I will give that link. ठीक है. Don't worry about the passing percentage, right? आप इतना अगर आप लाइव क्लासेस ले रहे हैं by going through the ऑफलाइन क्लासेस और आप ऑनलाइन भी क्लासेस ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप पास होंगे ही होंगे. अगर आप कंसंट्रेशन से मतलब समझ भी ले रहे हैं, कंसंट्रेशन से आप क्लासेस भी अटेंड कर ले रहे हैं ना, तो इट इज़ वेरी इजी टू पास इन द सब्जेक्ट लाइक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. सो ये एग्जाम स्ट्रेस इतना मत लीजिए, ठीक है. आई नो आपने 3-4 सेमेस्टर आप लोगों ने एग्जाम नहीं दिया है, सो आपके लिए मतलब ऑनलाइन एग्जाम दिया है, ऑफलाइन एग्जाम नहीं दिया है, तो एक प्रेशर है. बट इतना भी मत प्रेशर कर दीजिए कि आपको जो चीज़ आता है वो भी आप गलत लिख कर आ जाए. ठीक है, सो डोंट क्रिएट सच स्ट्रेस और प्रेशर. बहुत इजी है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ऐसा कोई डिफिकल्टी नहीं है. कुछ टर्म्स है, बस उसको समझना है. ठीक है,
इजी वे में समझना है और उसको याद करना है, दैट्स इट, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, तो पास सब होता है in particularly in this exam when you are attending the online or offline classes. पासिंग क्राइटेरिया आई गेस 33% होता है, 35% और 40% भी मान लीजिए, बहुत ईजी है। 50% 60% स्कोर करना इन दिस काइंड ऑफ पेपर इज वेरी इजी। मैंने तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा, तो मुझे हिंदी मीडियम में नोट तो मैं अवेलेबल नहीं करवा पाऊंगी, बट या आई विल मेक श्योर कि मैं नेक्स्ट क्लास में आपको हिंदी ऑथर्स के कुछ बुक्स सजेस्ट करूँगी। ठीक है, केशवपुरम में क्लासेस हो रही थी और एसओएल पोर्टल में ही दिया गया है सारे स्केड्यूल्स। सो या फिर टेलीग्राम ग्रुप्स है, यूट्यूब चैनल्स है, उन सबको फॉलो कीजिएगा। आपकी इवन एसओएल पोर्टल में भी इंफॉर्मेशन आती रहती है, उसको चेक कीजिएगा, तो आपको पता रहता है कब कौन से क्लासेस हो रहे हैं। ठीक है, पासिंग मार्क्स आई एम नॉट श्योर, मैं एक बार चेक करके बता दूंगी, बट डोंट वरी अबाउट दिस पेपर। लाइक अगर आप लोग ऑनलाइन क्लासेस अटेंटिवली ले रहे हैं तो संडे हो रहा है शायद, सैटरडे और संडे, आई एम नॉट श्योर। एक बार आप एसओएल की अथॉरिटीज को कॉल करके पूछ लीजिए, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। आफ्टर ग्रेजुएशन इफ यू वांट टू do the masters, then obviously Delhi University से मास्टर कीजिए, एंट्रेंस के थ्रू एंट्रेंस पेपर फिलअप कीजिए, जो CUCET आ रहा है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, उसको फिलअप कीजिए, उसके पेपर दीजिए। एसओएल में भी बहुत सारे सीट्स हैं एंड उसकी डिग्री भी ओपन डिग्री नहीं होता है, दैट इज ऑल्सो टर्म्ड एज अ रेगुलर डिग्री। तो एज सच पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, पढ़ने से ही आप आगे ग्रो कर पाएंगे एज अ इंडिविजुअल एंड एज अ कैरियर वाइज। ठीक है, अच्छा सा कोर्स, बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है, ये सब चीज़ें मैं आपको कभी और बताऊंगी। अभी वी विल स्टिक टू द कंटेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, क्योंकि टाइम बहुत कम है। ठीक है, ठीक है, अगर ग्रुप अगर क्रिएट नहीं होता है तो मैं यहाँ पर ही सेंड कर दूंगी। ठीक है, व्हाट कंपैरेटिव एनालिसिस? कंपैरेटिव एनालिसिस मतलब आप किस चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं, इंडिविजुअल बिहेवियर्स हो, ग्रुप बिहेवियर्स हो, उनको आप कंपेयर कर रहे हैं, सो दैट इज अ कंपैरेटिव एनालिसिस। ठीक है, yes, economics, history is also contributing to the organizational behavior, but mainly these 4 and 5 disciplines specifically are contributing more to the organizational behavior. Yes, economics और history भी करती है, economic models के through history, ये जो great leaders ने different theories हमें दिया है, उनके success failure, उससे भी हमें बहुत सारी चीज़ें, leadership पता चलता है, पावर पता चलता है, पॉलिटिक्स पता चलता है, इन सबसे पता चलता है। लेकिन एक कैलकुलेटेड, एक सिस्टमैटिक वे से ये जो 4-5 डिसिप्लिन जो मैंने आपको पढ़ाए हैं उससे पता चलता है। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक है, मेरा चार्ज खत्म हो गया है, मैं 1 मिनट में चार्जर लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, गिव मी अ मिनट। Thank you for cooperating. So yeah,
रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल हो तो जाने चाहिए, लेकिन हर बार होते नहीं हैं, सो जस्ट वेट, अदरवाइज टेक द ऑनलाइन क्लासेस एज एंड व्हेन शेड्यूल। ठीक है, नेक्स्ट क्लास आपको यही मॉर्निंग में ही शो करते हैं, क्योंकि हर डे का शेड्यूल मॉर्निंग में शो होता है। सो फॉर दैट आप लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। इस वीक आपके क्लासेस मेरे साथ वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे को होगा। टाइमिंग्स यही सेम रहेगी, 3 to 5। ओके ओके, पासिंग मार्क्स के बारे में बता दूंगी। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, व्हाट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब आप पूछ रहे हैं? मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, लाइक फंक्शनल स्ट्रक्चर है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर है, डिविजनल स्ट्रक्चर है, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, जिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। यस यू कैन। डिपेंड करता है आपके क्वेश्चंस। अगर आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे आउट ऑफ 8 और 10, देन ईच क्वेश्चन विल बी कैरिंग 20 मार्क्स। ठीक है, 100 मार्क्स का पेपर होता है आपका। और अगर 4 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं तो देन दैट विल कम 18.25 मार्क्स ईच। ठीक है, सो इट डिपेंड्स कि कितना क्वेश्चन करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है। सो वो आपको नेक्स्ट डे इन द लास्ट क्लास ये सब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी अलॉन्ग विद द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। हाउ टू राइट आवर आंसर्स कहा मैंने, जैसे आप किसी डेफिनेशन को लिख रहे हैं तो किसी ऑथर के कोड के थ्रू स्टार्ट कीजिए। ठीक है, उसके एक्सप्लेनेशन दीजिए। मेक श्योर आप पॉइंटर वाइज दे रहे हैं। ठीक है, एक लाइन बीच में छोड़ रहे हैं, एक अच्छा अट्रैक्टिव वे में आप प्रेजेंट कर रहे हैं, एक पिक्टोरियल डायग्राम दे रहे हैं, फ्लो चार्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, सो दीज आर द वे यू शुड राइट योर आंसर्स। ठीक है, ओके, एंथ्रोपोलॉजी में आप फिर से समझा दे रही हूँ। Cross cultural means if we want to study the culture of other organization। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एक्स ऑर्गेनाइजेशन हूँ और मुझे वाई ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को समझना है, जानना है, तो दैट इज द क्रॉस कल्चर। और इन एन ऑर्गेनाइजेशन विद इन द टीम्स मुझे अगर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन, दूसरे डिवीजन, नॉट ऑर्गेनाइजेशन, दूसरे डिवीजन के कल्चर को समझना है, तो दैट कम्स अंडर द पर्व्यू ऑफ क्रॉस कल्चर। ठीक है, ये जो कल्चर टर्म है विच वी विल डिस्कस इन डिटेल इन द यूनिट 5। ओके, थैंक यू Ridham, sorry for pronouncing in wrong way. I will provide you the notes whatever I have, and in fact अगर आप लोगों को रॉबिन्स की बुक की PDF चाहिए then that will also I will provide। ठीक है, so now let's move to other topic. Before that आप में से किसी ने मुझे एंथ्रोपोलॉजी का डाउट पूछा था कि एंथ्रोपोलॉजी फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए, एंथ्रोपोलॉजी क्या है? एक डिसिप्लिन है, एक सब्जेक्ट है जहाँ पर हम सोसाइटीज के बारे में जानते हैं कि सोसाइटी में जो ह्यूमन एलिमेंट है वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं थ्रू देयर एक्टिविटीज। ठीक है, सो जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है वो कल्चर्स को जानते हैं, वो एनवायरमेंट्स को समझते हैं, एक ह्यूमन बीइंग का क्या फंडामेंटल वैल्यूज है, डिफरेंसेस क्या है, एक्टर्स में क्या डिफरेंसेस है, उनके बिहेवियर बिटवीन टू इंडिविजुअल वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं इन डिफरेंट कंट्रीज, इन डिफरेंट एरिया विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कैसा उनका रिएक्शन है, दैट comes under the purview of the discipline anthropology। ठीक है, we are moving to our next topic, that is challenges and opportunities। ठीक है, so challenges and opportunities में सबसे पहले ये बात है कि आपको पता है एक कॉइन के दो तरफ होते हैं। ठीक है, टू साइड्स ऑफ अ कॉइन। सिमिलरली हर एक चीज का जैसे हम उसको चैलेंजेस की तरह ले सकते हैं, वैसे ही अगर उस चैलेंजेस को हमने फुलफिल कर दिया है देन दैट कैन बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस। ठीक है, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं थोड़े और अच्छे तरीके से। जैसे एक
एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में पॉलिटिकल एनवायरनमेंट आता है, राइट। सो पॉलिटिक्स की वजह से एक प्रोडक्ट को बैन कर दिया गया है, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने फर्स्ट मूवर एडवांटेज यूज किया। ये आपके लिए चैलेंज है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ चैलेंज, क्योंकि आपका वो की इंग्रेडिएंट था, जो आइटम बैन हुआ है, दैट इज अ की इंग्रेडिएंट ऑफ योर प्रोडक्ट, और उसको बैन किया गया है, तो दैट इज अ मेन चैलेंज फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया, उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करके आपने वो जो प्रोडक्ट बैन हुआ है उसका एक सब्स्टिट्यूट आपने क्रिएट किया, इन्वेंट किया, और उसको उस प्रोडक्ट में यूज किया, एंड आपके जो डिफरेंट कंपिटिटर्स थे फॉर दैट सेम प्रोडक्ट, उससे आपने हाई लेवल पर अपने फर्स्ट मूवर एडवांटेज यूज किया, ठीक है। सो दैट मेक्स योर अपॉर्चुनिटी। तो जैसे ही एक चीज बैन हुआ, दैट कैन बी योर चैलेंजेस एंड यू कैन कन्वर्ट इनटू एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल था। सिमिलरली, when we are talking about the challenges and opportunities of organizational behavior, then we have to think about these two aspects, ठीक है, कि हम एक challenges को कैसे opportunity में convert कर सकते हैं, ठीक है। So first point is responding to globalization. Organization nowadays has changed the style of working and tries to spread worldwide. Globalization, आपको पता है क्या होता है globalization? Where the organizations are moving towards different countries, जहाँ पर different countries में जाकर वो अपने setups को set कर रहे हैं, and as a result उनके working style भी differ कर रहे हैं due to the demographics of that country or the geographical location of that country or the taste and preferences of the people of that country, ठीक है। So this can be a challenging for the organization कि आपको एक न्यू कंट्री में कैसे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को प्लेस कर रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी को आप कैसे रूबरू हो रहे हैं, या फिर जो चेंज्ड कंज्यूमर्स है, टारगेटेड कंज्यूमर्स है, उनकी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को कैसे रीच आउट कर रहे हैं, दैट इज अ चैलेंज फॉर यू एज अ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, एज अ ऑर्गेनाइजेशन, एंड इट कैन बी एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आप एक न्यू मार्केट प्लेस को टैप कर रहे हैं, आप न्यू टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, आप कॉस्ट को रिड्यूस कर रहे हैं थ्रू द स्पेशलाइजेशन और चीप लेवल, एंड दैट इज व्हाई दैट मोटिवेट्स द ऑर्गेनाइजेशन टू बिकम ग्लोबल, एंड एज अ रिजल्ट दैट विल इम्पैक्ट योर ऑर्गेनाइजेशन एंड द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो ये जो ग्लोबलाइजेशन है, रिस्पॉन्डिंग टू ग्लोबलाइजेशन कैन बी अ चैलेंज एज वेल एज अपॉर्चुनिटी, ठीक है। सिमिलरली द नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेजिंग वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। वर्कफोर्स डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है कि डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, डिफरेंट डाइवर्स पीपल आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। डाइवर्स इन द सेंस ऑफ different kind of gender, different kind of age, different religion, coming from different region, having different morals, different values, different geographical location, सब जगह से different people आ रहे हैं, and that is why they are known as diverse workforce. तो एक organization how they are managing that diverse workforce is a challenge, as well as जब उस challenge को आप overcome कर ले रहे हैं, that can be a opportunity for you, ठीक है। There is an increasing heterogeneity of organizations with inclusion of different groups. मतलब एक organization में different heterogeneous people है, ठीक है। Heterogeneous का मतलब क्या होता है? Different variety of people. Homogeneous का मतलब क्या होता है? Same things, ठीक है। एक organization में diverse workforce है, so अब ये जो diverse workforce है, ये day by day increase हो रहा है, and you as an organization, when you want an organization to be effective, to be an efficient organization, then you should include these all workforce, diverse workforce, and as well as आपको क्या करना है, आपको equally treat करना है, ठीक है। as well as आपको उनके वर्क के अकॉर्डिंग उनको ट्रीट करना है कि वो कैसा आउटपुट दे रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं, ना कि आप उनको उनके डाइवर्सिटी के वजह से आप उसको उनको डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज अ चैलेंज एज वेल एज अपॉर्चुनिटी बाय मैनेजिंग वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, ठीक है। Managers will need to shift their philosophy from treating everyone alike to recognizing differences and responding to those differences in ways that will ensure employee retention and greater productivity while at the same time not discriminating.
मैनेजर्स जो है वो उनको क्या करना है, अब उनके पास चैलेंज है, क्या चैलेंज है, दे हैव टू मैनेज द वर्कफोर्स, diverse workforce, not the workforce, diverse workforce, by changing their philosophy, by treating everyone alike, सबको सिमिलर सेम मानना है और उनके डिफरेंसेस को रिकॉग्नाइज ना करते हुए ये रिकॉग्नाइज करना है कि वो कितना आउटपुट दे रहे हैं, ठीक है, that will ensure employee retention and greater productivity, ठीक है. Now another challenges as well as opportunity of organizational behavior is improving quality and productivity. Total quality management, it is a philosophy of management that is driven by the constant attainment of customer satisfaction through the continuous improvement of all organization processes. Total quality management क्या है, एक philosophy है management का, जो कि जिसका purpose क्या है कि हम 100% customer satisfaction दें. Customer satisfaction better होगा तो इससे क्या होगा, आपका जो परचेस है वो रिपीटिव परचेस होगा. रिपीटिव परचेस मींस आपके प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे, प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे, दैट ओवरऑल विल बी impactful, that will be a positive impact for the organization, ठीक है. So in the total quality management, it is the main purpose to attain the customer satisfaction by continuous improvement of all the organization processes. इसमें इंटेंस फोकस ऑन द कस्टमर दिया जाता है, एक कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करने का पर्पस होता है, साथ ही साथ क्वालिटी को किस टाइप से इंप्रूव किया जा सकता है इस पर ध्यान देते हैं, एंड साथ ही साथ एम्प्लॉयज आर एम्पावर्ड इन दिस प्रोसेस, ठीक है. अनदर थिंग व्हाइल इंप्रूविंग क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी इज री-इंजीनियरिंग. री-इंजीनियरिंग मतलब क्या होता है, इसमें हम अपने काम को रिकंसिडर करते हैं कि ऐसे कि फिर से हम एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू वे में स्टार्ट कर रहे हैं, तो अब हम कैसे स्टार्ट करेंगे. सो वी आर नाउ इन अ पोजीशन दैट वी कैन एनालाइज आवर ओन ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट वी आर गिविंग टू द पीपल, व्हाट वी आर गिविंग टू द कस्टमर, व्हाट वी आर गिविंग टू द एम्प्लॉयज. तो फ्रॉम द स्क्रैच, मतलब फ्रॉम द स्टार्टिंग, वी विल रिकंसिडर आवर वर्क एंड द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, दैट इज नोन एज री-इंजीनियरिंग, ठीक है. Stimulating innovation and change. It is an opportunity as well as challenge for an organization. कैसे? आप एक ऑर्गेनाइजेशन में चेंज ला रहे हैं तो दैट विल बी अ चैलेंज, राइट. और उस चैलेंज को जब आप ओवरकम कर पा रहे हैं, देन दैट विल मेक यू अपॉर्चुनिटी, राइट. सो आपको इनोवेशन को स्टिमुलेट करते रहना है, एंड चेंज का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इफ चेंज कैन बी एन अपॉर्चुनिटी और अ चैलेंज, दैट इज इन दिस. Today's successful organization must foster innovation and master the art of change, or they will become candidates of extinction. मतलब आजकल के जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको डे बाय डे, एवरी डे इनोवेशन में मास्टरी करना पड़ेगा, अदरवाइज वो एक्सटेंड हो जाएंगे. एक्सटेंड हो जाएंगे मतलब दे हैव टू शट डाउन देयर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये जो टाइम है, ये जो एरा है, दिस इज अ टाइम ऑफ इनोवेशन. आप देख रहे हैं एवरीडे न्यू स्टार्टअप्स आ रहे हैं सामने, और कितने इनोवेटिव स्टार्टअप्स आ रहे हैं. तो अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स नहीं ला रही है, इनोवेटिव आइडियाज नहीं ला रही है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर कस्टमर्स, देन ऑब्वियसली यू हैव विल यू विल, आपके जो इकोनॉमिकल ग्राफ होते हैं, जो आपने प्रोडक्ट पीएलसी जो आप ग्राफ करते हैं इकोनॉमिक्स में, उसमें आप डाउनवर्ड में आ जाएंगे, राइट. सो दैट विल बी लीड टू अ shutdown of your organization, ठीक है. And organizations employees can be the impetus for innovation and change, or they can be major stumbling block. जो employees है आपके organization के, वो आपके एक building, आपके एक impetus मतलब momentum, आपके creation हो सकते हैं, momentum हो सकते हैं for the innovation or change, or they can be a stumbling block. मतलब अगर आपकी एम्प्लॉयज बहुत इनोवेटिव है, अगर वो दे हैव दैट एबिलिटी टू एक्सेप्ट द चेंज इजीली, क्विकली, एंड उस चेंज को पॉजिटिव वे में ले सकते हैं, देन योर ऑर्गेनाइजेशन विल बी ग्रोइंग ट्रिमेंडियसली, राइट. बट अगर आपके एम्प्लॉयज ही इनोवेटिव नहीं है, वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करना जानते इतने अच्छी तरह से, देन दैट विल बी अ स्टम्बलिंग ब्लॉक, ठीक है.
So the challenge for managers is to stimulate employee creativity and tolerance for the change. मैनेजर्स के लिए चैलेंज क्या है कि टू स्टिमुलेट मतलब उनमें अराउज किया जाता है, उनमें जो एम्प्लॉयज है उनमें एक उत्सुकता लाया जाता है कि आप कुछ क्रिएटिव बनिए, ठीक है, आप इनोवेटिव बनिए और आप चेंज को टॉलरेट करने की क्षमता को उत्पन्न कीजिए. So that is the challenge for the managers, and when they overcome these challenges, that can be an opportunity for the organization. ठीक है. Another point is work-life balance. Work-life balance is a very important topic. हर पेपर में आजकल ये बहुत important aspect है. कहीं ना कहीं पर इसका थोड़ा आ ही जाता है, इसके ऊपर क्वेश्चन घुमाकर आ ही जाता है. ठीक है. So work-life balance क्या होता है? Work-life balance मतलब how you are balancing your work as well as your personal life. ठीक है. अपने फैमिली, अपने चिल्ड्रेन, अपने पेरेंट्स को कितना टाइम दे पा रहे हैं, अपने खुद के लिए कितना टाइम निकाल पा रहे हैं और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना टाइम निकाल पा रहे हैं और उसको बैलेंस कर पा रहे हैं. दैट इज अ वर्क-लाइफ बैलेंस. ठीक है. Achieving a work-life balance between work and other important aspects of life is a big challenge today in every organization. It can be tough to make time for family, and hence employers can help employees to achieve work-life balance by instituting policies, procedures, actions and expectations that enable them to pursue more balanced lives, such as flexible work schedules, company sponsored family events and activities, etc. Employers के लिए ये challenge है क्योंकि अगर एक employee वर्क लाइफ बैलेंस नहीं कर पा रहा है, ठीक है, या कर पा रही है, अपने घर को टाइम नहीं दे पा रही है और बहुत ज़्यादा टाइम ऑर्गेनाइजेशन में है, तो फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे एंड दैट विल इम्पैक्ट हर मेंटल हेल्थ. उससे उसकी वर्क प्रोडक्टिविटी में भी प्रॉब्लम आएगा, उसका जो एफिशिएंसी है वो रिड्यूस हो जाएगा एंड दैट विल हैम्पर द ऑर्गेनाइजेशन. दैट इज अ चैलेंज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, राइट. सो इट इज अ ड्यूटी ऑफ द एम्प्लॉयर through what we have studied in the organizational behavior, जो कि हम पढ़ेंगे आगे, जो टॉपिक्स जो हम पढ़ेंगे, जैसे लर्निंग पढ़ेंगे, मोटिवेशनल लेवल्स पढ़ेंगे, ठीक है, इन सारे जो टॉपिक्स है इनमें जो हम सीखेंगे उसके थ्रू जो ये जो एम्प्लॉयज है जो दे आर अनेबल टू डू दैट वर्क लाइफ बैलेंस, दे हैव टू देयर एम्प्लॉयर्स हैव टू इंस्टीट्यूट पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, एक्शंस एंड एक्सपेक्टेशंस सो दैट दीज एम्प्लॉयज जो वर्क लाइफ बैलेंस को नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं वो मेंटेन कर पाए. कैसे? जैसे उनको कोई फ्लेक्सिबल वर्क स्केड्यूल्स दे दिया. फ्लेक्सिबल वर्क स्केड्यूल्स क्या होता है? फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, फ्लेक्सिबल वर्क स्केड्यूल्स को आपको थोड़ा ऐसे समझना पड़ेगा. शॉर्ट में मैं थोड़ा समझाती हूँ. जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है वो फ्लेक्सिबल टाइम शेड्यूल दे रहा है, तो मतलब 6 to 9 आप किसी भी टाइम आइए, सिर्फ 1 घंटे के लिए, ठीक है. देन 9 to 10 आपको ऑर्गेनाइजेशन में रहना ही रहना है, दैट इज वन आवर. देन आप 10 to 12 में आप आइए ना आइए, दैट्स नॉट विल बी काउंटेड. आने से आपका काउंट हो जाएगा जितने घंटे आप काम करेंगे, बट आप ना आने से भी चलेगा. लेकिन 12 to 4 में आपको एटलीस्ट 2 आवर्स वर्क करना पड़ेगा. सो दिस इज गिविंग देयर फ्लेक्सिबल टाइम. आप कभी भी आकर आ सकते हैं, लेकिन आपको मिनिमम वर्किंग आवर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन करना ही पड़ेगा. दैट इज अ फ्लेक्सिबल वर्क शेड्यूल. ठीक है. नाउ these are all the challenges and opportunities in the organizational behavior. ठीक है. Now we will come to the main part, that is the organizational theories. ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज जो है ये टॉपिक बहुत वास्ट है व्हेन यू स्टडी इन द मास्टर्स. ठीक है. इस पर 2 बुक्स ही हो जाते हैं क्योंकि व्हेन आई वाज इन माय मास्टर्स तब मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में था, उस सब्जेक्ट का नाम था ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी एंड बिहेवियर. ठीक है. तो इसके कम से कम 60% सिलेबस सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज पर ही था. तो इसीलिए लेकिन आपका ऐसा नहीं है, आपके यूनिट का एक छोटा सा पार्ट है, तो जस्ट यू हैव टू गो थ्रू इट. आपको तो समझना है कि क्या क्या ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज है. इस पर मोस्ट प्रोबेबली ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज या फिर ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल्स पर
क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। सो इस दो टॉपिक को एज अ लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आप जरूर समझिए, पढ़िए और याद कीजिए, ठीक है। Organizational theory क्या है? It is a study of corporate designs and structures. It also deals with the behavior of individuals or groups in the organization and how they interact with each other to accomplish set goals. Through these theories we come to know about the behavior of individuals or groups in the organization and वो कैसे एक दूसरे से react करते हैं within the groups or with each other to accomplish the set goals of the organization. जो ये ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज है, दे स्टडीज द ऑर्गेनाइजेशन को समझते हैं, थ्योरी को पढ़ते हैं, सो दैट इट कैन आइडेंटिफाई द वे टू सॉल्व एनी इश्यूज. It offers an essential suggestion about ways that might help the organization to cope successfully with rapid or sudden changes. ये एक सजेशन देते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में. ये जो थ्योरीज है, ये 6 जो थ्योरीज मैं आपको पढ़ाऊंगी, उसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजर्स है, जो टॉप मैनेजमेंट लेवल है, वो एक सजेशन ले पाते हैं. उससे उनको समझने से उनको पता चलता है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन कैसा है और हमें कैसे आगे बढ़ना है, ठीक है. सो इट ऑफर्स अ essential suggestion about the ways that might help the organization to cope successfully with rapid or sudden changes, meet the expectations of all stakeholders and maximize productivity and efficiency. Hope you have understood all these things. Now the first organizational theory is classical organizational theory, जो कि 19th century, late 19th century में emerge हुआ था in the private sector. इसको हम ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच कहते हैं, जहाँ पर जो एम्फोसिस है वो ऑर्गेनाइजेशन पर दिया जाता है, नॉट ऑन द एम्प्लॉयज हु आर वर्किंग देयर. जो एम्फोसिस है, जो लायबिलिटी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो ओनर्स है, वो ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है. More emphasis are given to the organization rather than the employees who are working over there. As per classical organizational theory, the organization is a machine and the employees is its different parts. Organization जो है एक machine है और जो employees है इसके different parts, ठीक है. Characteristics क्या है और classical organizational theory के? The theory is all about outputs and not inputs by the employees. एक एम्प्लॉय कितना काम कर पा रहा है इसके ऊपर ही एम्फोसाइज किया जाता है इन दिस क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी. लेबर इज कंसिडर्ड स्टेबल एंड नॉट सब्जेक्ट टू चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन. जो लेबर है और ये थ्योरी में माना जाता है कि वो स्टेबल होते हैं, ठीक है, और चेंजेस इतने जल्दी लाते नहीं है. लेबर में चेंजेस इतनी जल्दी आता नहीं है, ठीक है. The classical theory is in favor of an integrated and centralized system where the authority lies with the central figure. According to this classical theory, ये एक centralized system है जहाँ पर जो authority है वो center के पास रहता है. Center in the means top level management के पास ही सारे authority उनके पास रहता है. It also has a span of control. Span of control means number of subordinates under one supervision. इसके क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी में लेट डाउन किया गया है कि स्पैन ऑफ कंट्रोल कितना होना चाहिए, मतलब एक सुपीरियर के पास कितने सबऑर्डिनेट्स होने चाहिए, मतलब एक सुपरवाइजर कितने सबऑर्डिनेट्स को सुपरवाइज करेंगे, ठीक है. इन दिस क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी देयर इज यूनिटी ऑफ कमांड टू वेयर वन एम्प्लॉय वुड रिपोर्ट टू ओनली वन एम्प्लॉयर, ठीक है. हर एक एम्प्लॉय का एक ही एम्प्लॉयर होगा, ठीक है. नाउ द एडवांटेजेस, यूनिट ऑफ कमांड मतलब हर एक एम्प्लॉय सिर्फ एक ही एम्प्लॉयर को रिपोर्ट करेंगे, ठीक है. मतलब कोई क्योस नहीं होगा, हर एक इंसान को, हर एक एम्प्लॉय को पता होगा कि आई एम रिस्पॉन्सिबल विच सबऑर्डिनेट, और हर एक सबऑर्डिनेट को पता होगा कि मैं किसको रिपोर्ट करूंगा या करूंगी, ठीक है. दिस इज कॉल्ड एज यूनिटी ऑफ कमांड. नेक्स्ट इज एडवांटेज. एडवांटेज क्या है ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी की? कि एक क्लियर स्ट्रक्चर फॉर मैनेजमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन. एक क्लियर स्ट्रक्चर है जहाँ पर कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसकी अथॉरिटी में है, कौन किसके अंडर है, कितने सबऑर्डिनेट्स शुड बी देयर इन अंडर वन सुपीरियर, ठीक है. ये सब पता होता है, तो देयर इज अ क्लियर स्ट्रक्चर फॉर मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन. ओके.
अपार्ट फ्रॉम दिस इट कैन इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, क्योंकि हर इंसान को पता है कि उसको क्या काम करना है, कितना काम करना है और किसको रिपोर्ट करना है, तो दिस इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, क्योंकि कोई chaos नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज इट क्रिएट्स बेटर वर्किंग कंडीशन बिकॉज एवरीवन नोज व्हाट दे हैव टू डू एंड टू whom they have to report, ठीक है। The disadvantage of classical organizational theory is it made for simple structures and not complex ones. अगर एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ बहुत वैरायटी ऑफ पीपल है, वैरायटी ऑफ स्टेट्स में है, वैरायटी ऑफ डिफरेंट कंट्रीज में है, देन दिस काइंड ऑफ ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी और क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी कैन नॉट बी अप्लाइड, ठीक है। Another disadvantage of classical organizational theory is the theory creates frustration and disheartened actors as it does not encourage creativity in the workers. जो एम्प्लॉइज है उनको कोई स्कोप ही नहीं होता है टू शो देयर इनोवेशन, टू शो देयर क्रिएटिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो जो एम्प्लॉइज बहुत क्रिएटिव होते हैं, बहुत इनोवेटिव होते हैं, जिनको चाहिए कि हमें रिकॉग्नाइजेशन मिले, वो बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं, डिसहार्टेंड होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई स्कोप नहीं होता है। वेयर देयर इज अ क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी, वहाँ पर स्कोप नहीं होता है वर्कर्स का टू एनकरेज द क्रिएटिविटी, टू इनोवेट देयर वर्क, ओके। Now let's move to the administrative organizational theory. Another theory that is administrative organizational theory. This theory has put its onus or emphasizes or the liability or the responsibility is for corporate management and the human and behavioral factors. इसका main aspects, main component किस पर होता है? Behavior of the human beings, ठीक है? Where the corporate management and the human and behavioral factors in the management processes. Okay, the concept is of departmentalization, where the activities should be identified and classified to accomplish tasks more effectively. According to administrative organizational theory, आपको क्या करना हुआ है इसमें क्या होता है? डिपार्टमेंट वाइज सेग्रीगेशन किया जाता है। डिपार्टमेंटल वाइज मतलब HR डिपार्टमेंट अलग, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग, सेल्स डिपार्टमेंट अलग, इस वे में डिपार्टमेंटलाइजेशन किया जाता है, ठीक है। एंड द एक्टिविटीज आर आइडेंटिफाइड एंड क्लासिफाइड इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स टू अकम्प्लिश टास्क मोर इफेक्टिवली। इसमें फोकस जो है ये हाउ द मैनेजमेंट इज स्ट्रक्चर्ड और जो एम्प्लॉइज है वो हाउ वेल दे आर ऑर्गेनाइज्ड टू कंप्लीट द गिवन टास्क, इसमें दिया जाता है, ठीक है। The theory first tries to improve the efficiency levels of the management, to standardize the processes and shifts to the operational level, where the individual employees are made aware of the changes so that they can implement them in their daily schedules. इसमें क्या होता है? पहले efficiency levels जो है उसको standardize करने की कोशिश किया जाता है, ठीक है। पहले उसको efficiency level को improve करने के बाद उसको standardize करना पड़ता है, and then they move it into the operational level, where the individual employees are made aware of the changes so that they can implement them in their daily schedules, ठीक है। क्या है इसमें? एक तो है इसमें डिवीजन ऑफ वर्क होता है, ठीक है। डिवीजन ऑफ वर्क मतलब स्पेशलाइजेशंस एंड उस डिपार्टमेंटलाइजेशन होता है, एंड फॉर दैट देयर इज अ अकम्प्लिशमेंट ऑफ द गिवन टास्क। इसमें सेट अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है, मतलब authority figure is accountable for every decision that goes wrong. एक authority responsibility structure create किया जाता है कि किसकी क्या authority है, किसकी कितनी responsibility है, और जो authority जिसके पास है वो हर एक चीज के लिए accountable भी होता है, okay? The emphasis is on behavior and obedience of employees towards each other. एक एम्प्लॉय एक दूसरे के साथ कैसा बिहेवियर रखते हैं और ओबीडियंस कितने ओबीडियंट है ये देखा जाता है, इस पर एम्फसाइज किया जाता है इन द एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज देयर शुड बी अ यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब आपको पता है कि देयर शुड बी वन सुपरवाइजर फॉर एवरी इंडिविजुअल। हर एक इंसान को पता होना चाहिए कि वो किसको रिपोर्ट कर रहा है या कर रही है। So that is there should be a unity of command in administrative theory too. The employees must receive orders from only one supervising head. जैसे जहाँ जिस unity of command को हम ऐसे भी बता सकते हैं, अगर यहाँ हायरार्की में A, B, C, ठीक है, और
यहाँ पर Z और X है। अगर Z A को भी ऑर्डर दे रहा है और X भी A को ऑर्डर दे रहा है, तो एक क्लॉज बन जाता है कि A अपना रिपोर्ट किसको देगा, Z को देगा या X को देगा। ठीक है, सो ये कहा जाता है कि हर एक इंडिविजुअल का एक ही बॉस होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे इंडिविजुअल्स के भी एक बॉस हो सकते हैं, लेकिन एक इंसान के दो बॉस नहीं होना चाहिए। इसी को कहा जाता है यूनिटी ऑफ कमांड। There should be unity of direction that will encourage every employee to work towards a common objective. एक यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में आपको काम करना है, क्या ऑब्जेक्टिव है आपके काम का, आपको आज एट द एंड ऑफ द डे क्या काम करना है, क्या रिपोर्ट प्रेजेंट करना है, दैट इज द यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. There should be a systematic arrangement and order of people and things in the organization. एक systematic arrangement होता है. ये इस administrative theory में पता होता है कि right person should be at the right job and all the material should be in the proper place. सही इंसान सही टाइम पर सही काम पर सही materials के साथ काम कर रहा है. That is one of the principles of administrative theory. Okay. एडवांटेजेस क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी है which deal with the management techniques. इसमें ऑलमोस्ट ऑल टॉपिक्स कवर होते हैं रिलेटेड टू मैनेजमेंट पोजीशन टू एंश्योर सक्सेस. डिसएडवांटेजेस क्या है? ये इट इज बेस्ड ऑन ह्यूमन एप्लीकेशन. ठीक है, साइंटिफिक एप्लीकेशन नहीं है, इसमें मोर एंड मोर ह्यूमन एप्लीकेशन है और बहुत मच रिलायंस है ऑन द एक्सपीरियंस. ओके, मूव टू द थ्योरी दैट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी. ये जो थ्योरीज है आपको थोड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन कुछ नहीं कर सकते, ये थ्योरीज हैं. यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स. ठीक है, आप इसको पॉइंटर्स वाइज लिखिए, अपने नोट्स में पॉइंटर वाइज कीजिए. ठीक है, आपको समझ में आएगा क्या है. ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन अगर इस पर आता है, 6 थ्योरीज है, आप अगर इसके 4-5 प्रिंसिपल्स दे रहे हैं, तो उसके बाद पहले डिफाइन कर दे रहे हैं क्या होता है साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशनल, देन 2 एडवांटेजेस 2 डिसएडवांटेजेस दे रहे हैं और 6 की 6 थ्योरीज एक्सप्लेन कर रहे हैं, देन दैट इज वेल एंड इनफ फॉर फैचिंग फुल मार्क्स. ठीक है, सो बस इस थ्योरीज जो 6 थ्योरीज है उसको थोड़ा याद करने की कोशिश कीजिए, किसके अंदर क्या आता है, कौन से सबसे पहले था, उसके बाद क्या था, उसके बाद क्या था और उसके क्या एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस, दैट्स इट. ठीक है, अब आते हैं हमारे थर्ड थ्योरी दैट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी. इसमें क्या है कि ह्यूमन बीइंग्स आर एड-ऑन्स टू द मशीनरी सो दैट दे कैन परफॉर्म रूटीन टास्क. इसमें मशीनरी का भी इंक्लूजन होता है एंड दिस थ्योरी में ज़्यादा एम्फसाइजेस, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दिया गया है, boosting the efficiency levels of every employee in the organization and minimizing task time. जो task time है उसको minimizing करना और efficiency level employee का increase करना. minimizing task time मतलब क्या होता है कि एक इंसान मशीन को start करने में आधा घंटा लगा रहा है और उसकी वजह से पीछे के और 40-50 एम्प्लॉयज के पास कुछ काम नहीं हो दैट इन टू डू इन दैट 30 मिनट्स, तो उनके लिए वो आइडियल टाइम है. ठीक है, मतलब खाली बैठे हुए. ठीक है, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉस्ट है क्योंकि आप एम्प्लॉयज को बेमतलब के तक उस टाइम पर आप पैसे दे रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं. जो आप पहले इस काम को अगर कर लेते, मशीन को स्टार्ट कर देते, यू कैन मिनिमाइजिंग दैट टास्क. ठीक है, It applies engineering science at the operating level to increase production levels. Engineering sciences को inculcate किया गया है ताकि production levels increase हो सके. And in this case, it is believed that improving the efficiency of workers at the working level will in turn enhance the ability of the management. अगर आप अपने workers के efficiency को increase कर रहे हैं at the working level, then obviously that will impact your organization and that will enhance the ability of the management. ठीक है, क्या है इसके सुपरवाइजर्स प्ले एसेंशियल रोल. इसमें सुपरवाइजर का बहुत एसेंशियल रोल है क्योंकि अगर वो नहीं देख पा रहे कि मशीन को स्टार्ट करने का टाइमिंग हाफ एन आवर ले लिया जा रहा है, इसकी वजह से 30-40 एम्प्लॉयज आइडियल बैठे पड़े हुए हैं, हाँ, देन दैट इज वेस्ट ऑफ कॉस्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, राइट. सो सुपरवाइजर्स हैव अ इम्पोर्टेंट क्रूशियल रोल इन दिस काइंड ऑफ management through. ठीक है, as they needed to be provide instructions in their respective field to people working under them. In fact, they have supervisors should provide instructions to the people working under him. Fatigue, motion and time are studied and considered in determining the work undertaken by each employee.
जो मोशन स्टडी है, टाइम स्टडी है, फटीग स्टडी है, ये सब पढ़ा जाता है इन दिस साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी. Standardize the cost of production per period of employment and tools are thus improving the working conditions. अगर cost of production को आप standardize कर पा रहे हैं, period of employment को आप set कर पा रहे हैं, क्या क्या tools use कर रहे हैं उसको standardize कर पा रहे हैं, then obviously that will improve your working conditions of the organization. Another thing is that this theory emphasizes on scientific selection and training of laborers. Okay? इसमें कुछ बात नहीं है, ये क्या एम्फसाइज किया गया है कि साइंटिफिक सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि ये साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है तो इसमें साइंस का, इसमें टेक्नोलॉजी का ज्यादा एम्फोसिस है. ठीक है. फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आर नेसेसरी एंड मस्ट बी प्रोवाइडेड टू द वर्कफोर्स टू मोटिवेट देम एंड बूस्ट देयर प्रोडक्टिविटी. फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देना चाहिए ताकि जो वर्कफोर्स हो वो मोटिवेट हो और उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो. कैसे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिया जा सकता है? जैसे कि अगर वो उनका टाइम है एक शाम के 7 बजे तक काम करना एंड वो एक्स्ट्रा आवर काम कर रहे हैं तो उनको पर आवर के बेसिस पर उनको एक्स्ट्रा पैसे वेजेस देना चाहिए, या फिर पर प्रोडक्ट के हिसाब से कि एक स्टैंडर्ड सेट कर दीजिए कि इन फॉर द डे एवरी वर्कर हैज टू मेक 50 प्रोडक्ट्स. ठीक है. अगर जो 51 बनाएगा उसको पर प्रोडक्ट पर 2 रुपीज एक्स्ट्रा मिलेगा या 5 रुपीज एक्स्ट्रा मिलेगा. That is a financial incentives for the workers. ठीक है. So these are the principles. Now we come to the advantages. Advantages क्या है? Responsible for enhanced production. एक enhanced production होता है, एक systematic way में हो रहा है. साथ ही साथ managers has reasonable control over the production. Manager के पास एक control होता है, supervisors के पास एक control होता है क्योंकि they supervises all the tasks in that organization, in that factory. It also decreases the chance of inaccuracy. Inaccuracy नहीं होता क्योंकि supervision हो रहा है, एक systematic way में हो रहा है, तो inaccuracy के chances reduce हो जाते हैं. साथ ही साथ cost of production is also reduced क्योंकि एक standardized system में किया जा रहा है. ठीक है. These are disadvantages of scientific organizational theory कि एक huge capital investment किया जा रहा है क्योंकि एक large machinery को inculcate किया जा रहा है, बहुत सारे टेक्नोलॉजी को inculcate किया जा रहा है, so it requires a huge capital investment. Another thing is management takes complete control and there is no chance to develop creativity. यहाँ पर भी creativity को develop करने का कोई chance नहीं है क्योंकि एक standardized way में है, आपको यही करना पड़ेगा, एक standardized product बनाना पड़ेगा, so there is no chance to develop creativity. So this is the disadvantage of the scientific organizational theory. ठीक है. Now let's come to the next theory, that is bureaucratic organizational theory. Bureaucracy का मतलब आपको पता है, एक processes, एक pattern, एक rules या regulations that are created to minimize the complexity during the functioning of an organization. इस प्रकार से मैं organization में processes setup करूँगी, patterns setup करूँगी, rules and regulations create करूँगी, so that जो organization के functioning में complexity है वो reduce हो सके, and that is the main objective of the bureaucratic organizational theory. इस पर फोकस किस पे किया जाता है? इस पर भी स्टैंडर्डाइज्ड प्रिंसिपल्स, स्टैंडर्डाइज्ड वर्कफोर्स, ट्रेन एडमिनिस्ट्रेटिव एम्प्लॉयज एंड हायरार्की ऑफ अथॉरिटी. एक सेट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होगा विद अ फ्लैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और एनी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिपेंडिंग अपॉन द नेचर, कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. उसके हिसाब से एक अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी हायरार्की क्रिएट है, उसके हिसाब से एक स्टैंडर्डाइज्ड principles है, standardized workforce है, trained administrative employees है, then that come under the purview of bureaucratic organizational theory. ठीक है. Bureaucratic theory is about the administrative processes and structure of the organization. It is the impersonal by nature and is designed to bring the power structure in focus and ensure efficiency. इसमें पावर स्ट्रक्चर को मेन एम्फसाइज दिया गया है, साथ ही साथ एक स्ट्रक्चरल वे में होना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, पैटर्न्स, प्रोसेसेस इसको क्रिएट करते हैं सो दैट फंक्शनिंग बहुत इजी वे में हो सके. ठीक है. The characteristics of bureaucratic organizational theory. Bureaucratic में जो टास्क है, they are divided on the basis of specialization and competencies into routine and straightforward categories. जो competencies है, जो टास्क है उसको competencies और specialization के हिसाब से डिवाइड किया गया है कि जो इंसान जिस चीज़ में competent है, अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं टेक्निकल सॉफ्टवेयर में IT सेक्टर में competent हूँ तो मुझको IT सेक्टर का काम दिया जाएगा. ठीक है.
अगर मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कॉम्पिटेंट हूँ तो मुझे प्रोडक्शन में दिया जाएगा, या फिर मैं बहुत अच्छा सेलिंग एडवर्टाइजिंग कर सकती हूँ, देन आई विल बी पुट इन द सेल्स डिपार्टमेंट। सो टास्क आर divided on the basis of specialization and competencies into routine and straightforward categories। ठीक है, इससे क्या होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट्स बाय डिवाइडिंग वर्क बेस्ड ऑन स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन वर्क को डिवाइड करते हैं। There are several hierarchical positions and the managers are organized in the layers where each one is responsible for overall performance of its staff। एक हायरार्की पोजीशन स्ट्रक्चर किया जाता है, एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है जहां पर एक मैनेजर होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ इट्स स्टाफ। इसमें भी 3 लेयर्स होते हैं, बॉटम, मिडिल एंड अपर। ठीक है, जो बॉटम लेयर है दे आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू कंट्रोल एंड सुपरविजन फ्रॉम द अबव लेवल्स। जो बाकी के 2 लेवल्स है दैट इज द मिडिल लेवल्स एंड द टॉप लेवल, वो सुपरवाइज करते हैं किनको, बॉटम लेवल के एम्प्लॉयज। ठीक है, इट इज द कॉम्पिटेंसीज एंड टेक्निकल स्किल्स दैट हेल्प टू चूज द एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज को किस तरीके से रिक्रूट किया जाता है, उनकी कॉम्पिटेंसीज को देखते हैं, क्योंकि इसमें हम स्पेशलाइजेशन एंड कॉम्पिटेंसीज के हिसाब से हम टास्क को डिवाइड कर रहे हैं, तो उनके लिए एम्प्लॉयज को रिक्रूट भी हम उनके कॉम्पिटेंसीज या टेक्निकल स्किल्स को देखकर ही उनको चूज करेंगे। ठीक है, there are formal rules in place to ensure uniformity and every administrative process is defined in the official law. All the rules are predictable so that the employees know what is expected from them। क्योंकि इसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पहले से डिफाइंड होते हैं, स्ट्रक्चर डिफाइंड होता है, तो एम्प्लॉयज को उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है एंड दैट इज द कॉल्ड एज ऑफिशियल लॉ। ठीक है, एंड द एम्प्लॉयज आर प्रिडिक्टेबल कि उनको यही रूल्स फॉलो करना है और दे आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, सो एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है इन द ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी। ओके, एडवांटेजेस क्या है, जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर न्यूमरस बहुत ज़्यादा हायरार्किकल लेयर्स है, एक के बाद एक लेयर, एक के बाद एक लेयर। ठीक है, वहाँ पर ये बहुत अच्छी तरीके से अप्रोप्रिएटली स्ट्रक्चर्ड किया जा सकता है दिस ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी। साथ ही साथ और एडवांटेजेस क्या है, ये इट इज इजी फॉर मैनेजमेंट टू मेक एडजस्टमेंट्स एंड मेंटेन कंट्रोल इफ नेसेसरी। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ने खुद रूल्स एंड रेगुलेशंस ले डाउन किया है इन दिस ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी, तो कुछ भी चेंजेस लाना है तो वो रूल्स पे चेंजेस कर सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं और एक कंट्रोल मेंटेन कर सकते हैं ओवर देयर स्टाफ्स और द एम्प्लॉयज। ठीक है, द सेट रूल्स असिस्ट इन द कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क बाय द एवरी एम्प्लॉय। जो सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसी के हिसाब से सारे एम्प्लॉयज को काम करना पड़ता है। सो दैट इज अ एडवांटेज इन द ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी। ठीक है, now let's come to the disadvantages of bureaucratic organizational theory। Bureaucratic system is all about red tape and paperwork। red tapeism and paperwork मतलब आपको वही सेम काम करना पड़ेगा। ठीक है, then that same paperwork you have to do। so hierarchical levels के वजह से भी एक प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है। साथ ही साथ एम्प्लॉय की लॉयल्टी भी क्वेश्चन में होती है, क्योंकि देयर इज अ डिस्टेंस बिटवीन द एम्प्लॉयज, क्योंकि बहुत सारे हायरार्किकल स्ट्रक्चर होते हैं, तो किसके वजह से इंफॉर्मेशन लीक हुआ है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को पता नहीं चलता है। सो एम्प्लॉयमेंट लॉयल्टी इज इन क्वेश्चन। साथ ही साथ यहाँ पर भी इनोवेटिव आइडियाज, क्रिएटिव थिंकिंग नहीं पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। सो आप अपने हिसाब से नहीं कर सकते, तो देयर इज अ नो स्कोप फॉर innovation and creative thinking in this bureaucratic organizational theory। ठीक है, इस neoclassical organizational theory। neoclassical organizational theory में क्या है, ये एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन को एक सोशल सिस्टम की तरह से माना जाता है and is the human actions that have direct impact or effect or impact on its performance। ठीक है, जो ह्यूमन एक्शंस है वही ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को बेटर कर सकती है, खराब कर सकती है। जो ह्यूमन है वही एक बिल्डिंग ब्लॉक बन सकती है या फिर एक रेस्ट्रिक्टिव ब्लॉक बन सकती है फॉर द परफॉर्मेंस और फॉर द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज व्हाई दिस थ्योरी हैज पुट इट्स प्राइमरी फोकस ऑन ह्यूमन बीइंग्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें प्राइमरी फोकस किसको दिया गया है, ह्यूमन बीइंग्स। किसको, किस थ्योरी में, नियोक्लासिकल ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसमें बिहेवियरल साइंस को इंक्लूड किया गया है। बिहेवियरल साइंस, यू नो दैट
बिहेवियर साइंस के सब्जेक्ट्स क्या है? साइकोलॉजी, योर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, योर एंथ्रोपोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, ये सारे बिहेवियर साइंस के सब्जेक्ट्स हैं। इनको मैनेजमेंट में इनकलकेट किया गया है। यहाँ पर ह्यूमन रिलेशन अप्रोच पर ज़्यादा एम्फोसाइज किया गया है क्योंकि यहाँ का प्राइम फोकस क्या है? ह्यूमन बीइंग्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इट कंसिडर्स बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। दोनों फॉर्मल और इनफॉर्मल स्ट्रक्चर्स को कंसिडर करते हैं। यू नो दैट अबाउट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पर आप ऑफिस के बाहर भी आप अपने कलीग से बात कर सकते हैं, उनके साथ एक रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं, दैट इज इन इनफॉर्मल structure, informal communication कर सकते हैं. So these kind of things come under the informal structure in the organization. ठीक है? The informal structure that happens because of social interaction between workforce affects and is affected by the formal one. जो informal structure है, इससे formal structure भी affect होता है. तो जैसे अगर मेरा कोई एक informal interaction है, मैं not informal interaction, एक interaction है with my colleague, ठीक है, and she is the superior in the organization, but she is my neighbor, ठीक है, मेरे घर के साथ ही रहती है और we are in good talking terms और हमारे जो भी घर में फंक्शन होते हैं इसमें हम एक दूसरे के घर जाते आते रहते हैं। तो जब कुछ परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा या फिर कुछ पनिशमेंट देना होगा तो उसमें वो मुझको कंसिडर करेगी, ठीक है, क्योंकि एक इनफॉर्मल रिलेशन है हमारा, ठीक है, एक इनफॉर्मल इंटरेक्शन है। सो हेंस इट इज सेड दैट इन न्यू क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी जो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है, जो इनफॉर्मल इंटरेक्शन है बिटवीन द वर्क फोर्स, वो फॉर्मल स्ट्रक्चर को भी इम्पैक्ट करती है, ठीक है। Last theory of this organizational theory is the modern organizational theory, ठीक है। Modern organizational theory में क्या होता है? The organization is related to a system that will change if there is a change in the external or internal environment. जो organization है, जो कि एक system है, उसमें change तभी आएगा जब external और internal environment में कोई change आया है, ठीक है। This is a concept that integrates the classical model and behavioral and social science. इसमें जो क्लासिकल मॉडल है, क्लासिकल थ्योरी है, बिहेवियर थ्योरी है, उन सबको अक्यूमुलेट करके, इनकलकेट करके एक ऑर्गेनाइजेशनल मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी क्रिएट किया गया है, ठीक है। इसके एसेंशियल्स क्या है या फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनाइजेशन में एक्सेप्ट किया जाता है क्योंकि एक ओपन सिस्टम है दैट रेगुलरली इंटरेक्ट्स विद द एनवायरनमेंट टू डेवलप, सस्टेन एंड ग्रो इन द मार्केट, ठीक है। साथ ही साथ एक मल्टी डायमेंशनल है, मल्टी लेवल है, माइक्रो मैक्रो इन्वायरमेंट दोनों को लेकर चलती है। साथ ही साथ एक एडेप्टिव इन नेचर है, एडजस्ट कर सकती है इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट। इनोवेशन का स्कोप यहाँ पर होता है, क्रिएटिव थिंकिंग का स्कोप हो सकता है, ओपन कम्युनिकेशन होता है, टू वे कम्युनिकेशन होता है। साथ ही साथ इसको एक हम डायनामिक सिस्टम भी कह सकते हैं क्योंकि दिस काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ग्रो इवॉल्व डे बाय डे, ठीक है। सो इट इज अ डायनामिक। So these are all the theories of organizational behavior. इस यूनिट में हम importance of organizational behavior बचा हुआ है, models of organizational behavior बचा हुआ है. So these two topics are left in this unit. क्योंकि टाइम हो चुका है, so मैं आज डाउट्स लेकर यहीं पर ही मैं करूँगी एंड क्लास को. So अभी मैं आज पीपीटी में शेयर नहीं करूँगी. अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पर आप सभी एडेड हैं तो आप मुझे लिंक भेज दीजिएगा आफ्टर द क्लास, देन आई विल ज्वाइन देयर एंड शेयर द पीपीटी इन द नेक्स्ट क्लास. जब ये यूनिट खत्म हो जाएगा तभी मैं शेयर करूँगी, ठीक है. ये हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई यूनिट खत्म होगा उसके बाद ही मैं शेयर करूँगी. यूनिट अगर बीच में है तब मैं शेयर नहीं करूँगी, ठीक है. नई हैंड राइटिंग से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बट मेक श्योर कि थोड़ा नीट एंड क्लीन, ठीक है. थैंक यू भानु प्रकाश. नहीं, सारे क्वेश्चन केस स्टडीज में नहीं आएंगे, ओनली 1 और 2 क्वेश्चन केस स्टडीज में आएंगे एंड दैट विल बी आल्सो वेरी इजी. इतना भी कोई डिफिकल्ट नहीं आएगा, तो इतना भी आप डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है. सिंपल क्वेश्चंस भी आएंगे. इनफैक्ट अभी जो न्यू नोटिफिकेशन आया है उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपकी चॉइसेस है वो बढ़ा दिए गए हैं.
अगर पहले आपको 8 में से 5 क्वेश्चन करने पड़ते थे, अब आपको 12 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें से आपको 5 क्वेश्चन करना है। सो नंबर ऑफ चॉइसेस हैज बीन इंक्रीज, तो दैट इज अ एडवांटेज फॉर यू। ठीक है, सो इतना टेंशन लेने की बात नहीं है। Span of control and unity of command. Span of control is number of subordinates in an organization. कितने subordinates है एक superior के अंदर, और unity of command है मतलब एक superior एक subordinate को कमांड दे रहा है, किस वे में कमांड दे रहा है, मतलब हर एक superior के पास only one and only हर एक subordinate के पास only one superior होना चाहिए जो उनको कमांड कर रहे हैं for the whole। ठीक है, और स्पैन ऑफ कंट्रोल का क्या मतलब होता है कि स्पैन ऑफ कंट्रोल नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स इन अंडर वन सुपीरियर, मतलब Z के अंदर कौन कौन सुपीरियर्स है, A B C D E F, तो इसको हम कहेंगे स्पैन ऑफ कंट्रोल। और यूनिटी ऑफ कमांड हम किसको कहेंगे कि A को कमांड सिर्फ Z ही दे रहा है, तो दैट इज यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है, ये सब कंसेप्ट्स आप क्लास 11-12 में BSc में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैंने इस यूनिट में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपके सबसे पहले हैं ये जो डिफरेंट डिसिप्लिन्स है। ठीक है, जो हमने एंथ्रोपोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, ये सब जो पढ़े, डिफरेंट डिसिप्लिन्स कंट्रीब्यूटिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ ही साथ आपका ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल्स जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी, वो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें से ये जो 3 टॉपिक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा चैलेंजेस अपॉर्चुनिटीज भी आ सकते हैं, एक बार रीड कर लीजिए, समझ लीजिए तो ठीक है। पीडीएफ्स विल बी एफिशिएंट, बट बुक आप परचेज कर लीजिए, क्योंकि बुक में थोड़ा अच्छे ज़्यादा वे में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन होता है। तो आप जब ज़्यादा क्वांटिटी पढ़ेंगे तो आप थोड़ा सा तो याद आपको रह जाएगा। ठीक है, इसलिए बुक्स नॉट नेसेसरी कि परचेज कीजिए, आप स्टडी मटेरियल के थ्रू भी पढ़ सकते हो, उसमें भी बहुत सारे कंटेंट दिए हुए हैं। या फिर आप पीडीएफ्स है, रॉबिन्स की पीडीएफ्स है, बहुत सारे इंटरनेशनल बुक्स ऑथर्स की पीडीएफ्स है, इंडियन ऑथर्स की पीडीएफ्स है, उनको उनसे डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। ठीक है, आई हैव टोल्ड यू, हाँ ये भी बता दिया था मैंने, इंग्लिश आप की पॉइंट्स इंग्लिश में लिखकर उसको एक्सप्रेशन हिंदी में भी कर सकते हैं। आई हैव टू गो फास्ट, क्योंकि मुझे ये कंटेंट थोड़ा कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि क्लासेस आर ओनली 8, तो इसीलिए। नथिंग कैन बी बेस्ट। सो पीडीएफ्स से आप रेफरेंस ले सकते हैं, पीडीएफ्स के थ्रू आप पढ़ सकते हैं। मेरे पीडीएफ्स में बहुत अच्छा कंटेंट मैंने लिखा है, कुछ पॉइंट वाइज नहीं दिया, एकदम पूरा थ्योरेटिकल दिया है, उसमें से कोई नहीं है। लेकिन बुक्स एक बार रेफर कर लीजिए, जो पीडीएफ्स अवेलेबल है उससे आप पढ़ लीजिए। ठीक है, डोंट राइट द सेम क्वेश्चन रिपीटिवली, राइट। हाँ, लिख सकते हैं हिंदी में पेपर। केस स्टडी क्या होता है? केस स्टडी मतलब आपको एक एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, ठीक है, एक एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, और उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको कौन सा कंसेप्ट आपको समझ में आया है। आपको जो कंसेप्ट समझ में आया उसके तो एडवांटेजेस, तो डिसएडवांटेजेस, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन उसके बाद आते हैं। ठीक है, सो इट इज कॉल्ड डिडक्टिव रीजनिंग, जहाँ पर आपको एग्जाम्पल देकर उससे इंफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, केस स्टडीज क्या होता है, कैसे होता है, यूनिट 3 में मैं ऑब्वियसली आपको केस स्टडीज के थ्रू पढ़ाऊंगी, तो उसके थ्रू उसमें आप समझ पाएंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप यू हैव लर्न। एंड एक और चीज़ जो मैंने आज पढ़ाया है वो आप अपने स्टडी मटेरियल के थ्रू या फिर आप डिफरेंट वेबसाइट्स के थ्रू जाकर उस चीज़ को फिर से रिवाइज कीजिए, उस चीज़ को फिर से पढ़िए, और हाँ कोई भी डाउट्स है तो नेक्स्ट क्लास में ज़रूर पूछिए। ठीक है, डोंट अक्यूमुलेट योर टॉपिक्स एक साथ कि बाद में जाकर मैं पूछूंगा या पूछूंगी, ऐसा मत कीजिए। आप साथ ही साथ पूछ लीजिए, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि आप एक बार पढ़ ले रहे हैं और बाकी स्टूडेंट से आप अलग हो रहे हैं। ठीक है,
So that's all for today, and I hope आप पढ़ाई करेंगे और अच्छे वे में करेंगे. So we will meet on the day before on Wednesday at 3 p.m. That's all for today. Thank you.